लेक्चर 74 कैफ 1 का स्टार्ट करते हैं जी। आपको कुछ छोटे छोटे सवाल होमवर्क में दिए थे, इनकी रिक्वायरमेंट में डेप्रीसिएशन लिखा हुआ था, लेकिन आपको मैंने कहा था आपने नोट बनाना है, ठीक है। अच्छा, हम ना बचपन में जब ये नोट बनाते थे तो उसको प्रूफ भी कर लेते थे, याद है? तो पर्चे में प्रूफ नहीं करना, याद होगा मैंने कहा था कि 9 में चेंज आई है तो 9 में पुराने एस्टीमेट वाली डेप्रीसिएशन निकालो, नए एस्टीमेट वाली डेप्शन निकालो और देखो करंट ईयर में जिस साल में चेंज आया है, अगर चेंज के डेप्शन बढ़ रही है तो करंट ईयर में डेप्शन बढ़ा लो, फ्यूचर में उसी अमाउंट से कम कर लो, ठीक है। और अगर करंट ईयर में डेप्शन कम हो रही है तो एग्जैक्ट उसी अमाउंट से फ्यूचर ईयर्स में बढ़ा लो। और ऐसे नहीं कि ये बात हमने पहले प्रूव नहीं की थी, ये बात हमने पहले भी प्रूव की थी। ये वो बचपन की कहानी है जब हम IAS 16 में चेंज इन एस्टीमेट कर रहे थे। मैंने आपको नोट बनाना जब सिखाया था तो ये बात हमने इस तरह से प्रूव भी की थी, ठीक है ना। आपको याद होगा इस तरह की कुछ काम करते थे, हमने आगे प्रूव करके भी देखा था, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर हम प्रूव कर लेते हैं आपकी तसल्ली के लिए एक सवाल, क्योंकि रेजिडुअल वैल्यू भी बीच में आ गई है, ठीक है। अब हम करंट ईयर के अंदर इस तरह से कहते थे जी, करंट ईयर में डेप्रीसिएशन, बोलो, करंट ईयर में डेप्रीसिएशन चेंज की वजह से बढ़ गई। कितने से बढ़ गई? 1250 से। यही हमने लिखा था कल वर्किंग में, डेप्रीसिएशन करंट ईयर की बढ़ गई 1250 से, और एज इट इज फ्यूचर में उसको लिख दिया कि कम होगी। लेकिन इस सवाल में रेजिडुअल वैल्यू का चेंज भी था, तो रेजिडुअल वैल्यू के चेंज होने की वजह से भी तो डेप्रीसिएशन पे असर पड़ता है। अब रेजिडुअल वैल्यू के चेंज से डेप्रीसिएशन पे जो असर पड़ता है वो मैंने कहा था डायरेक्ट सोचोगे तो फंस जाओगे, रेजिडुअल वैल्यू को डेप्रीसिएशन पे सोच लो। रेजिडुअल वैल्यू क्योंकि माइनस होती है डेप्रीशिएबल अमाउंट निकालने के लिए, स्ट्रेट लाइन मेथड था ना ये, ठीक है। तो रेजिडुअल वैल्यू क्योंकि डेप्रीशिएबल अमाउंट निकालने के लिए माइनस होती है, तो जब इसमें इंक्रीज आएगा तो डेप्रीसिएशन कम होगी। छोटी सी एग्जाम्पल भी बनाई थी ये आपकी क्लास में कि 1000 रुपये कॉस्ट है एसेट की, 100 रुपये रेजिडुअल वैल्यू है, डेप्रीसिएशन अगर 10 साल की निकालें तो 90 आती है। अगर यही रेजिडुअल वैल्यू 100 से 200 कर दें तो डेप्रीसिएशन 90 से 80 हो जाती है, क्योंकि डेप्रीशिएबल अमाउंट निकालने के लिए माइनस करते हैं रेजिडुअल वैल्यू को। तो इसलिए हमने कहा था रेजिडुअल वैल्यू का इंपैक्ट चेक कर लो डेप्रीसिएशन पे, और फिर डेप्रीसिएशन से प्रॉफिट पे सोचना आसान हो जाता है। ऐसे ही किया था कल, ठीक है। अब इसको जरा प्रूफ भी कर लेते हैं। हम इस तरह से किया करते थे काम कि ये तो करंट ईयर हो गया ना 9, करंट में 1250 से डेप्रीसिएशन बढ़ गई है, तो फ्यूचर में डेप्रीसिएशन 1250 से कम होगी, और रेजिडुअल वैल्यू का इंपैक्ट भी डाल के टोटल प्रॉफिट पे इंपैक्ट आया था 2250। यानी टोटल, यूं कह लें, टोटल डेप्रीसिएशन पे इंपैक्ट आया था, टोटल डेप्रीसिएशन पे इंपैक्ट आया था 2250 का। यानी टोटल डेप्रीसिएशन 2250 से फ्यूचर ईयर्स में कम हुई होगी तो प्रॉफिट बढ़ा है ना, ठीक है। डेप्रीसिएशन 1250 से कम हुई, डेप्रीसिएशन 1000 से कम हुई, तो टोटल डेप्रीसिएशन 2250 से कम हुई, जिस वजह से प्रॉफिट 2250 से बढ़ा है। तो यानी डेप्रीसिएशन 2250 से कम होनी चाहिए। चेक कर लेते हैं। 9 तो गया ना, ये तो करंट ईयर था, 9 तो गया। अब फ्यूचर ईयर्स को हम पकड़ते थे और ये कहते थे अगर पुराने एस्टीमेट के हिसाब से ही डेप्रीसिएशन होती चली जाए तो हर साल 1500 होनी है, बोलो। तो हर साल 1500 डेप्रीसिएशन हो तो ये 7 साल रिमेनिंग थे ना, नहीं 7वां तो ये हो गया, हाँ 3, हाँ ये 9 चला गया, अब बाकी कितने हैं? ये 7 साल। इन 7 साल में अगर पुराना ही एस्टीमेट चलता, फ्यूचर ईयर्स 10 से ऑनवर्ड्स है, 9 गुजर गया, करंट ईयर का इंपैक्ट ले चुके हैं, मैं फ्यूचर ईयर का 2250 आपको प्रूव करने लगा हूं, ठीक है। तो अगर पुराना ही एस्टीमेट चलता रहता, 9 के बाद की बात कर रहे हैं, 9 के बाद फ्यूचर ईयर्स में, 9 तो करंट ईयर था ना, उसका इंपैक्ट तो ये ले लिया हमने, करंट ईयर डेप्रीसिएशन। अब फ्यूचर ईयर्स की बात करने लगे हैं कि अगर पुराना एस्टीमेट चलता रहता तो डेप्रीसिएशन आती 15 15 15 15 15 7 साल तक। टोटल कितना बनता है? 1500 इंटू 7 कर दो कैलकुलेटर निकाल के, 10,500 ये डेप्रीसिएशन होती अगर पुराना एस्टीमेट ही चलता रहता फ्यूचर ईयर्स में। 9 में खड़े होकर कह रहे हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये फ्यूचर ईयर्स की डेप्रीसिएशन होती 10,500। लेकिन एस्टीमेट बदल गया, एस्टीमेट बदलने से लाइफ रिमेनिंग 4 साल थी ना यहाँ पे, ठीक है। तो 9 तो साइड पे कर दिया। अब फ्यूचर ईयर्स 10, 11, 12 बनते हैं नए एस्टीमेट के हिसाब से, तो नए एस्टीमेट के हिसाब से डेप्रीसिएशन एक्सपेंस टोटल रिमेनिंग जितनी लाइफ है वो रिमेनिंग है ही सिर्फ 3 साल। बहरहाल डेप्रीसिएशन 2750 के हिसाब से इंटू 3 करें, कितनी आती है? 8000। ये 8250 की डेप्रीसिएशन फ्यूचर ईयर्स में होगी। अब पुराने एस्टीमेट के हिसाब से डेप्रीसिएशन फ्यूचर, अगर पुराना ही एस्टीमेट चलता रहता तो फ्यूचर ईयर्स की डेप्शन होती 10,500। एस्टीमेट चेंज हुआ तो फ्यूचर ईयर्स की डेप्शन होगी 8250, तो डेप्रीसिएशन 2250 से फ्यूचर ईयर्स में कम हो गई, ठीक है। ये देखो करंट ईयर में डेप्रीसिएशन 2250 से बढ़ गई, 9 में नहीं 2250 से नहीं, सॉरी 1250 से बढ़ गई, ठीक है। और फ्यूचर ईयर्स की डेप्रीसिएशन कम हो जाएगी 2250 से। अब इतना सारा काम करने के बाद अल्टीमेटली आंसर तो यही आया।
ठीक है ना। तो इसलिए ये प्रूव शुरू करने के लिए टाइमलाइन नहीं बनानी आपने पर्चे के अंदर, वो हमने पहले भी ऐसे ही किया था। प्रूव करने के बाद मैंने कहा था बस करंट ईयर पे इंपैक्ट लो और फ्यूचर ईयर्स को उससे ऑपोजिट कर दो। तो आज भी रूल वही है, करंट ईयर पे इंपैक्ट लो, फ्यूचर को उसके ऑपोजिट कर दो, और अगर रेजिडुअल वैल्यू आ जाए तो रेजिडुअल वैल्यू का इंपैक्ट देखने के लिए डेप्रिसिएशन को देखो। ठीक है, अब ये प्रूव कर लिया कि 2250 से ही फ्यूचर ईयर्स की डिडक्शन कम होनी, इस वजह से 2250 से फ्यूचर ईयर्स का प्रॉफिट बढ़ जाना है। अब एक और सवाल ध्यान में आता है कि रेजिडुअल वैल्यू का इंपैक्ट करंट ईयर पे क्यों नहीं लिया। बच्चों ने शायद कल सवाल किया भी था। तो बच्चों, ये जो 9 की डेप्रिसिएशन निकली है, 1500 होती, अगर पुराना एस्टीमेट होता तो उस 1500 तक आते हुए 5000 की रेजिडुअल वैल्यू माइनस हुई थी। 2750 हो गई है नए एस्टीमेट में। ये 2750 की फिगर निकालते हुए 6000 माइनस किया। इसका मतलब इस साल के ऊपर तो रेजिडुअल वैल्यू का इंपैक्ट खुद ब खुद आ गया ना। ठीक है, तो इसलिए करंट ईयर के अंदर हम रेजिडुअल वैल्यू का इंपैक्ट नहीं डाल रहे। जब डेप्रिसिएशन कंपेयर करके निकाली है तो दोनों रेजिडुअल वैल्यू डिफरेंट हैं ऑलरेडी, डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट ऑलरेडी निकल चुका हुआ है। ठीक है ना, सही है। तो सादा बात, ये मैक्सिमम चेंज इन एस्टीमेट के नोट के हिसाब से मैक्सिमम यही हो सकता है। ठीक है ना, कि एक दो लाइव मेथड वगैरह बदले जिस वजह से डेप्रिसिएशन बदले और दूसरा रेजिडुअल वैल्यू भी बदल जाए। ठीक है, तो फिर क्या करोगे, वही पुराना काम, 9 में खड़े हो, चेंज आया है तो 9 में बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट निकालोगे, रिमेनिंग लाइफ निकालोगे। तो 9 में खड़े होकर नए एस्टीमेट वाली डेप्रिसिएशन निकाल लोगे 2750, पुराने वाली डेप्रिसिएशन कहोगे 15000 थी। तो करंट ईयर में नोट बनाने के लिए करंट ईयर में डेप्रिसिएशन 1250 से बढ़ गई। इसको एज इट इज उठाकर फ्यूचर ईयर्स पे लिखोगे और रेजिडुअल वैल्यू 1000 से बढ़ी है तो रेजिडुअल वैल्यू का बढ़ना डेप्रिसिएशन पे सोचोगे कि रेजिडुअल वैल्यू बढ़ेगी तो डेप्रिसिएशन कम होगी, प्रॉफिट कम हो जाएगा। और अगर सवाल में रेजिडुअल वैल्यू कम हो जाए तो रेजिडुअल वैल्यू कम होने से प्रॉफिट डायरेक्ट नहीं, रेजिडुअल वैल्यू कम होने से डेप्रिसिएशन बढ़ेगी, डेप्रिसिएशन बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है ना, सही है। आप यूं ना को हम डायरेक्ट रिलेशन याद रख लेते हैं। भाई डायरेक्ट रिलेशन तो आपने याद रखा हुआ है कॉस्ट ऑफ सेल और क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का, तो बहुत सारी चीजें मिक्स नहीं करनी, सुकून से डेप्रिसिएशन के ऊपर इंपैक्ट रेजिडुअल वैल्यू का सोचना है। तो ये वर्किंग हो गई, तो फिर नोट तो इतना सही बनता है, डिक्रीज इन करंट ईयर प्रॉफिट 1250 और इंक्रीज इन फ्यूचर ईयर प्रॉफिट 2250। ठीक है, तो ये जो अगला काम किया है आज मैंने, इसको अगर ऐसे करके डिब्बे में डाल दें तो ये काम पर्चे में हमने नहीं करना। ठीक है ना, ये पहले भी यही कहा था कि ये काम पर्चे में हमने नहीं करना। सिर्फ आप लोगों की तसल्ली के लिए मैंने तब भी प्रूफ किया था कि जब मैंने कहा था बस जो करंट ईयर का इंपैक्ट है उसी को उल्टा के रख दो फ्यूचर ईयर में, तो 1250 को प्रूफ कर लिया था, आप मान गए थे। प्रूफ ना करता तो आप ना मानते, मान गए। अब ये काम करना छोड़ दिया पर्चे में। आज सवाल ऐसा आ गया कि उसमें रेजिडुअल वैल्यू का इंपैक्ट भी है, तो वो भी हमने इसी तरह से सीख लिया। ये सारा काम हमने नहीं किया करना, ये सारा काम हमने नहीं किया करना। ये देखो, ओए हो, स्केल भी है, इजी नहीं लेना, मेरे पास स्केल भी है, मैं स्केल से मारूंगा भी सही आपको जो छुट्टी करेगा जी, डेमो देता हूं, ले। ठीक है बच्चों, हमने ये काम कैसे करना है, बस करंट ईयर के अंदर डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट देखकर उसको करंट ईयर प्रॉफिट पे डालना है और फ्यूचर ईयर में इसको उल्टा देना, और अगर रेजिडुअल वैल्यू आ जाए तो आपको समझा दिया कि क्या करना है। ठीक है जी, इसकी पिक्चर लेनी है तो ले लीजिए। ये नीचे वाली वर्किंग को छोड़ो, बस ऐसे कर लो, ठीक है। लो जी, मिकी आर्थर भी वापस आ रहे थे। अच्छा जी, कल फिर खड़े हो गए हैं हमने, तो मैंने तो कहा गए बस, जब 3 आउट हुए थे ना। कप्तान अच्छा खेल गया था। जी बच्चों, चलें आगे। भाई आमिर भाई, कैमरा को तेजी से मूव नहीं करना। आपने पिछली क्लास में शिकायत मौसूल हुई है कि तस्वीर भी नहीं खींचने देते और जल्दी मूव कराते हैं। तो जब भी कोई चीज़ कंक्लूड हो उसकी तस्वीर खींचने के लिए बच्चों को, हाइब्रिड वालों को टाइम देना है आपने। ये 2-3 दिन से वो कह रहे हैं शिकायत आ रही है, पहले नहीं थी। अच्छा बच्चों, मार्वलस इंजीनियरिंग वाला सवाल होमवर्क में दिया था। सवाल ये आसान है, लेकिन ये सवाल इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि इस सवाल में वाहिद ये वो सवाल है जिसके अंदर आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनाए बगैर रिटेन्ड अर्निंग्स कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, वो करना सीखनी है। इससे पहले हम हमेशा सवाल या तो मांगता ही स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी है, या जिस सवाल में उसने बैलेंस शीट मांगी आज तक साथ चेंज इन इक्विटी भी मांग ली, तो जब हम बनाते थे तो सही वाली रिटेन्ड अर्निंग्स ही निकल आती थी। ठीक है, लेकिन इस सवाल में उसने बैलेंस शीट मांगी है और प्रॉफिट एंड लॉस मांगा है और नोट मांगा है, चेंजेस इन इक्विटी मांगा ही नहीं। तो रिटेन्ड अर्निंग्स बनाने के लिए चेंज इन इक्विटी पागल नहीं है कि बनाने बैठ जाए। हाँ, घर के लिए होमवर्क दूंगा कि चेक कर लो, वैसे भी यही निकलता है। ठीक है, अब सवाल को शुरू करते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ मार्वलस लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 17 और 30 जून 16 और 30 जून 16। तो ये ड्राफ्ट है और ये ऑडिटेड है, लिख लिया करो ये बातें।
मैंने पिछली क्लास में लिखा था 30 जून 17 और 30 जून 16 ड्राफ्ट और ऑडिटेड। अच्छा ये ना मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया था इसे हेडिंग को, ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऊपर लिखकर नीचे उन्होंने पीपीई रिटेन्ड अर्निंग्स और बीच में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस लिख के प्रॉफिट दिया हुआ है। तो बेसिकली ये इस तरह से हेडिंग होती तो ज्यादा सही रहता। तो ये जो ऊपर देखो ये लिखा हुआ है ना स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये मैंने ये मिटा दिया। देखो जरा ये मैंने मिटा दिया और यही हेडिंग मैंने नीचे लिख दिया। अब जरा ये सही हो गया, ये बैलेंस शीट और ये इनकम स्टेटमेंट। और ठीक है, हाँ ये कोई सवाल का मसला नहीं है। अच्छा अब पढ़ते हैं। पीपीई गिवन है, हम 17 में खड़े हैं, रिक्वायरमेंट है 17 के साल की। इनकम स्टेटमेंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ और प्रायर ईयर एरर बनाओ। कंपैरेटिव वो कह रहा है, ना भी कहे तो हम तो बनाते हैं। हमारा उसूल है इनकम स्टेटमेंट 2 साल की, चेंज इन इक्विटी 2 साल की जो कि बनानी नहीं है, बैलेंस शीट 3 साल, ये हमारा रूल है। उसके बाद जब नोट पे जाते हैं तो पहले रूल यही ध्यान में रखते हैं कि इनकम स्टेटमेंट 2 साल की नजर आनी है, बैलेंस शीट 3 साल की। लेकिन फिर देखते हैं कौन सा है। अगर एरर करेक्शन नोट है तो करंट ईयर प्रेजेंट नहीं करते, ठीक है। और अगर पॉलिसी चेंज का नोट है तो ओके, पॉलिसी चेंज का नोट है तो मैंने बोला नहीं तो आप ये ना समझे कि क्या हुआ। पॉलिसी चेंज का नोट है तो करंट ईयर भी प्रेजेंट करना है, ठीक है। आप लोगों ने बोल दिया तो ऑनलाइन वाले कहेंगे पता नहीं क्या कहा उन्होंने। अच्छा उसके बाद जी 30 जून 17 में खड़े हैं, तो 30 जून 16 और 30 जून 17 इसकी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट गिवन है। इनकम स्टेटमेंट तो हमें 2 सवाल पे है। ओ यार 2 सवाल कहां चला गया? हाँ 1 कोच 2003 में खड़े थे। इस सवाल में देखें इनकम स्टेटमेंट 3 और 2 की थी, बैलेंस शीट 3, 2 और 1 की थी। आज वाले सवाल को देखते हैं तो इनकम स्टेटमेंट तो 17 में खड़े हैं, 17 और 16 की है। बैलेंस शीट 17, 16 और 15 3 की चाहिए होती थी, तो शायद वो गिवन नहीं है। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रिटेन्ड अर्निंग्स का वो जो होता है वो गिवन नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी बनानी नहीं है। देखते हैं, पता है मुझे आप लोगों ने होमवर्क किया हुआ, देखते हैं। The following matters are under consideration of management. It was identified, पता लगा लिया उन्होंने। That ML, ये MLs लिखा हुआ था मैंने काट दिया, ठीक है जरा। That ML had incorrectly charged 36,75, ये रॉन्ग है, बोलो। इनकरेक्टली कुछ किया है, क्या किया है जी? इनकरेक्टली चार्ज 36,75 मिलियन एज मेंटेनेंस एक्सपेंस। यानी उन्होंने क्या कर दिया है गलती से, मेंटेनेंस एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट कर दिया है 36,75। अच्छा जी, लेकिन ये था क्या? इनकर्ड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट। ये 36,75 जो था ये इनकर किया था प्लांट की इंस्टॉलेशन पे, गलती से मेंटेनेंस एक्सपेंस बना गए। इसकी तो एंट्री बनती थी, प्लांट नहीं, ऊपर उन्होंने पीपीई लिखा हुआ है ना, तो पीपीई डेबिट और कैश क्रेडिट बनता था, गलती से कर गए मेंटेनेंस एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। तो सही करने के लिए आप क्या करोगे? पीपीई डेबिट, सिंपल, ठीक है। तो ओरिजिनल रॉन्ग दिमाग में कर लो या साइड पे छोटा सा कर लो, फिगर्स भी लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। हमारी यहां पर रिक्वायरमेंट में प्रायर ईयर एरर की करेक्शन हो रही है अब, ठीक है ना। ये गलती देखो कब हुई है, ये गलती कह रहा है कि द प्लांट वाज अवेलेबल फॉर यूज ऑन यकम जुलाई 14, यानी इंस्टॉलेशन यकम जुलाई 14 को हो गई होगी। तो यकम जुलाई 14 हमारे पिछले साल का पहला दिन है, यानी 30 जून 15 पे जो साल खत्म होना है, जो साल शुरू हो यकम जुलाई 14 पे वो खत्म होता है 30 जून 15 पे, ठीक है। तो ये 15 वाला साल, और हम खड़े हैं 30 जून 16 पे या 17 पे, 16 पे भी नहीं खड़े बल्कि 30 जून 17 पे खड़े हैं, ठीक है। तो ये 15 वाले साल की गलती है। तो गलती क्या हुई? एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट कर गए। जो छोटी छोटी यहां ओरिजिनल रॉन्ग लिख लेते होते हो, ठीक है ना, ठीक है। तो एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट कर गए, करना था पीपीई डेबिट कैश क्रेडिट। सही करने के लिए करोगे मेंटेनेंस एक्सपेंस क्रेडिट 36.75, ठीक है जी। अच्छा अब चूंकि एसिड गड़बड़ कर गया तो डेप्शन भी गड़बड़ करेगी। अब देखोगे रेक्टिफाइंग एंट्री में एसिड डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है? डेबिट यानी बढ़ रहा है, एसिड बढ़ रहा है तो डेप्रिसिएशन को भी, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट पीपीई क्रेडिट कर देंगे। अब पकड़ो इस 36.75 को, स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्कूल से देखो, इधर सवाल करके आए हैं ना, ठीक है, इसलिए जरा इजीली होता जा रहा है। द प्लांट वाज अवेलेबल फॉर यूज इन यकम जुलाई एंड हैड बीन डेप्रिशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर आ। तो जो प्लांट है वो डेप्रिशिएट हो रहा है 4 साल के ऊपर स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये इंस्टॉलेशन उसमें ऐड होने से रह गई है ना, तो इसके ऊपर डेप्शन भी चार्ज होने से रह गई है। ये ना समझना कि ये इंस्टॉलेशन डेप्रिशिएट हैड बीन का मतलब है कि ये डेप्रिशिएट होता आ रहा है 36,75। ये 36,75 प्लांट का हिस्सा नहीं बन पाया। प्लांट अवेलेबल हो गया था यकम जुलाई 14 पर, और उस दिन से ये 4 साल वाली लाइफ के ऊपर डेप्रिशिएट होता आ रहा है स्ट्रेट लाइन पे, लेकिन ये 36 तो उसमें ऐड नहीं हुआ था, इसलिए ये डेप्रिशिएट होने से रह गया था, इसीलिए इसको आप डेप्रिशिएट कर रहे हैं, तो डेप्शन बढ़ रही है। लेकिन इतनी लंबी कहानी कौन सोचता है? हम तो ये देखते हैं रेक्टिफाइंग एंट्री में एसिड बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगर एसिड बढ़ रहा है तो डेप्शन भी बढ़ा दो, कम हो रहा है डेप्शन भी कम कर दो, ठीक है। अब ये अगर एसिड का पार्ट बनता तो ये भी 4 साल पे ही डेप्रिशिएट होता, ठीक है।
तो डिवाइडेड बाय 4 ईयर्स। और मजे की बात यह है कि ये साल का पहला दिन है, इसलिए फ्रैक्शन भी कोई नहीं लगेगा। ठीक है, तो 4 ईयर्स। जी बोले 9.19 2 कर दें, चलो 9.19 ही रहने दो। फिर अब सोल्यूशन में ऐसे अगर 2 डेसिमल यूज हुए तो कर लेते हैं, अगर आपका सोल्यूशन मैच हो जाएगा। ओके, अब एसिड की गलती तो दोबारा सही नहीं होनी, ये तो वंस ही होती है, लेकिन चूंकि एक एसिड नहीं कैपिटलाइज हुआ था, तो जब से नहीं हुआ था तब से डेफिसिट नहीं हुआ था, और हर साल ऐसा ही होता रहा, तो अब हर साल डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट तो आएगा। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री तो आपको पता है कंटिन्यू हो जाती है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, पीपीई क्रेडिट। लेकिन देख लेना, जरूरी नहीं होता, कभी ऐसा भी हो सकता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड था, स्ट्रेट लाइन मेथड था, एक एरर हो जाए। 2 साल पहले एक एरर हुआ, स्ट्रेट लाइन मेथड था जी, और एसेट यकम जुलाई को अवेलेबल फॉर यूज हुआ, लेकिन उन्होंने यकम अगस्त या यकम सितंबर से डेप्रिशिएट किया। अब स्ट्रेट लाइन में तो सिर्फ उसी साल की डेप्रिसिएशन गलत होगी, अगले सालों की गलत, ऐसा भी सवाल को ध्यान से देखना है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि पास पेपर 3 हो, क्या नाम था उसका, डैफोडिल। डैफोडिल में क्या था, मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस था। अब डेट ऑफ एडिशन जो थी उसको सही वाली को ना लिया डेप्रिसिएशन स्टार्ट करने के लिए, गलत डेट से डेप्रिसिएशन स्टार्ट कर दी। अब वो चूंकि रिड्यूसिंग बैलेंस था, तो फिर उस साल की डेप्रिसिएशन भी गलत, उससे अगले की भी गलत, उससे अगले की भी गलत, उससे अगले की भी गलत, क्योंकि बुक वैल्यू के ऊपर रेट लगना होता है। तो ये आपने खुद ध्यान से देखना है सवाल के अंदर। ठीक है, ज्यादा बातें तो नहीं मैं कर जाता, समझ आती है सारी बातें बहुत। मैं तो 5 दिन का टॉपिक था, अब मैं कितने 7-8 दिन तो हो गए होंगे इस पे, कितने दिन हो गए हमें ये करते हो। प्यास बुझी इस टॉपिक की, अभी नहीं बुझी? ठीक है, कल इंशाल्लाह नया टॉपिक शुरू करने का इरादा रखता हूं मैं, टाइम मिल गया तो। बुक्स आप काइंडली वॉल्यूम 2 अब अवेलेबल हो चुका हुआ है सैटरडे का, मैंने आपसे अर्ज किया वो ले लीजिए, क्योंकि अब वॉल्यूम 1 में ये आखिरी बात हो रही है, इसके बाद इसमें कुछ नहीं है। अगला टॉपिक वॉल्यूम 2 में सारे टॉपिक्स ही। ठीक है, तो वॉल्यूम 1 के सारे टॉपिक्स ये आखिरी टॉपिक चल रहा है वॉल्यूम 1 का, तो इसलिए वॉल्यूम 2 काइंडली ले लीजिए। नेक्स्ट, डन जी। नेक्स्ट बुलेट 2 में कहता है, in view of significant changes in the expected pattern of economic benefits from an item of equipment, it has been decided to change the depreciation method from reducing balance to straight line। पिछली क्लास में मैंने पहले समझा स्ट्रेट लाइन से रिड्यूसिंग बैलेंस, बच्चों ने कहा नहीं मैं कर रहा था उसी तरह से। मैंने कहा नहीं, ऐसे लायक बच्चे हैं उस क्लास के, रोक के मुझे समझाया, सर आप क्या सोच रहे हैं, ध्यान से पढ़े। मैंने ध्यान से पढ़ा तो पता लगा कि रिड्यूसिंग बैलेंस से स्ट्रेट लाइन पे आया। ये किस साल में आया होगा ये चेंज इन एस्टीमेट? जो साल कह रहा है ऊपर फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 17 है, और ये मैटर्स अंडर कंसीडरेशन है, तो उसी साल की बात हो रही है। यानी 17 में खड़े हैं और चेंज इन एस्टीमेट किया है, और द इक्विपमेंट वाज परचेज ऑन यकम जुलाई 15, 30 जून 16 वाले साल में ये इक्विपमेंट खरीदा था। तो 16 में चला था, 17 में पहुंचा, एक साल गुजरा था, 17 में पहुंचा तो एस्टीमेट चेंज हो गया। लेकिन एस्टीमेट चेंज है, 16 जाए बाढ़ में, हम तो सिर्फ देखेंगे 17 को। 17 के अंदर सही नए वाले एस्टीमेट के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ये तो नॉर्मल सवाल हो गया। लेकिन अगर IAS 8 का सवाल है तो एक अलग एजम्पशन क्या होती है, क्योंकि ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन चुकी हैं, तो उन्होंने डेप्रिसिएशन पुराने एस्टीमेट से चार्ज कर दी है, तो हम नए वाली निकाल के जो डिफरेंस होगा उसकी एंट्री करेंगे। ये IAS 8 में होता है। अगर आप IAS 8 का सवाल ना कर रहे हो, ड्राफ्ट ना बना हो, आप पहली बार फाइनेंशियल बना रहे हो और आपको पता लग जाए चेंज एस्टीमेट, तो आप तो सही वाले एस्टीमेट के साथ डेप्रिसिएशन निकालेंगे ना। लेकिन IAS 8 के सवाल में वो क्या करता है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दे देता है और कहता है नीचे एस्टीमेट चेंज हुआ था, ये मैटर्स अंडर कंसीडरेशन है। तो मतलब फिर उतने नहीं ना कितना होया पाए ना, अगर कर लिया तो फिर आपको क्यों बताता, या अनलेस को वो ये कह दे कि ये चेंज एस्टीमेट है ऊपर सही कर दिया है, फिर तो आप कुछ नहीं करोगे। लेकिन ऐसा नहीं करेगा, उसने आपसे काम करवाना होता है। ठीक है, तो बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट बन चुकी है, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री हो चुकी है। अगर हुई है तो उसने पुराने एस्टीमेट से किए, ये तो अभी कंसिडर कर रहे हैं वो मैटर्स। तो IAS 8 में ये एक एडिशनल काम होता है। अब कोई टाइमलाइन भी नहीं बनानी, अब उससे भी पीछे आ गए हम। ठीक है, टाइमलाइन दिमाग में बस बनेगी। ठीक है, हमें 2 चीजें चाहिए थी ना, 2 चीजें चाहिए थी हमें, 2 चीजें चाहिए थी। कौन कौन सी? डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर पुराने एस्टीमेट वाली, और डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर नए एस्टीमेट वाली। अगले को तो मैंने कहा है कभी देखना ही नहीं, सोचना ही नहीं, करना ही नहीं। ठीक है, अब हमें सिर्फ यही 2 फिगर चाहिए, तो क्यों बनाए टाइमलाइन भाई? नए एस्टीमेट वाली डेप्रिसिएशन निकालो, पुराने वाली डेप्रिसिएशन निकालो, दोनों में इंपैक्ट देखो, चेंज जो है वो, क्योंकि IAS 8 है तो पुराने वाली उसने चार्ज की हुई है, हम नए वाली चाह रहे हैं, तो जो इंक्रीज डिक्रीज है उसको डाल देंगे इस साल में। ठीक है, अब वापस चलो अपने सवाल पे। प्रैक्टिस क्वेश्चन में ना 2 दोस्त अब हमारे बन गए। चेंज एस्टीमेट आता है तो क्वेश्चन 7 में 7 जो भी 7 ही था वो मैं आपको दिखा देता हूं। बाकी सवालों के अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 कोच थे गया भाई सवाल ये। अच्छा जी, अब इंपैक्ट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट हम निकालते हैं। ठीक है, इंपैक्ट इसलिए निकालना पड़ता है कि IAS 8 में पुराने एस्टीमेट की एंट्री हो चुकी है। डेप्रिसिएशन विद ओल्ड एस्टीमेट, मुझे बताना पसंद करेंगे कि पहले कौन सा मेथड था?
ना क्यों कर रहे हो तुम? ना तो बताओ कौन सा पहले मेथड था? रिड्यूसिंग बैलेंस। अब इसके लिए ना वर्किंग 2.1 कर लेते हैं, क्योंकि ये रिड्यूसिंग बैलेंस है। तो यकम जुलाई 2015 को ये प्लांट है ना, ये प्लांट खरीदा था। इसकी कॉस्ट, इक्विपमेंट मैंने इसीलिए कुछ लिखा ही नहीं नाम जी, इक्विपमेंट है। यकम जुलाई को 80 मिलियन का खरीदा था, 5 साल लाइफ थी और 16 उसकी रेजुअल वैल्यू थी, लेकिन डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 27 इज इंक्लूडेड। अच्छा, उसने ये लिख भी दिया है, सुभान अल्लाह, ये तो बहुत अच्छा सवाल है, हमें असम्पशन लेने की जरूरत ही नहीं है। वो कह रहा है कि पुराने एस्टीमेट वाली 27.5% वाली डेप्रिसिएशन अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूडेड है। चलो भाई, तो जिंदगी आसान होगी, कौन ले असम्पशन, लिख के दे दिया उसने। वैसे ना अब आईकेएफ लिख देता है ऐसी बात। खैर छोड़े, हम तो तैयार हैं बगैर लिखे हुए के, बुरे से बुरे सवाल के लिए तैयारी करते हैं ना हम तो। नहीं लिखा हुआ तो भाई खुद से असम्पशन क्या लेनी है? जब ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गए हैं तो डेप्रिसिएशन पुराने वाली हो चुकी है, अब नए वाली हमने करनी है तो चेंज करना पड़ेगा, अनलेस कि वो एक्सप्रेसली कह दे भाई डेप्रिसिएशन नए वाले एस्टीमेट से कैलकुलेटर कुछ मत करना। ऐसे होगा नहीं वैसे, ठीक है, क्योंकि आपसे कुछ ना करवाने के लिए तो थोड़ी एडजस्टमेंट डालेगा वो। खैर, उन्होंने कहा है कि 27.5% के हिसाब से रिड्यूसिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन ऊपर चार्ज है, यानी 15 यकम जुलाई 15 से 30 जून 16 वाले साल की डेप्रिसिएशन भी इसी हिसाब से हुई है, और 17 वाले हमारे साल की डेप्रिसिएशन इसी हिसाब से हो चुकी हुई है। लेकिन चूंकि रिड्यूसिंग बैलेंस है तो वर्किंग कर लेते हैं, ठीक है। अगली बात, 5 साल को यूज करेंगे, 16 मिलियन को यूज करेंगे। रिड्यूसिंग बैलेंस में तो सिर्फ कॉस्ट पे रेट लगेगा और अगले साल बुक वैल्यू पे रेट लगेगा, ठीक है। याद है पहले दूसरे लेक्चर वाली बातें? इजी नहीं लेना था पहले दूसरे लेक्चर को। देखो ना, आप कहो जी मैं बुनियाद में मैं कच्ची ईंटें लगा देता हूँ और ऊपर मैंने प्लाजा खड़ा करना है, तो आपको कैसे लगता है कि वो कच्ची ईंटों के ऊपर खड़ा रहेगा? कुछ अर्से में तो आराम से गिर जाएगा। तो बुनियाद तो वहीं से शुरू होती है, खुदाई हुई, एक ईंट रखनी शुरू की, आहिस्ता 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 आज 70+ लेक्चर से पहुंच गए। मतलब सोचा करो, कभी शुक्र भी किया करो। तो कॉस्ट 80 थी, 30 जून 2016 आया, तो डेप्रीसिएशन पूरे साल की करोगे 80 इंटू 5% जी, 22, बुक वैल्यू आ गई 58 30 जून 16 की। उसके बाद 30 जून 17 की डेप्रीसिएशन भी चार्ज कर दी है उन्होंने, तो हम भी निकाल लेते हैं 58 इंटू 27.5 जी, 16 करो ना यार जी। उसके बाद 30 जून 17 की बुक वैल्यू निकालने की जरूरत तो खैर कोई नहीं है, नहीं निकालते, ऐसे ही जान के कह रहा हूं, जरूरत नहीं है ना शायद, क्योंकि हमें चाहिए होती है बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट, और डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट कभी भी 30 जून 17 नहीं हो सकता। अगर हम 30 जून 17 में खड़े होकर एस्टीमेट चेंज कर रहे हैं तो वो इस साल का पहला दिन ही होगा, ठीक है। और इस साल का पहला दिन ये है 30 जून 17 जिसको यकम जुलाई, और 30 जून 16 जिसको यकम जुलाई 16 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उस बुक वैल्यू की जरूरत नहीं थी, मैंने लिखा ही नहीं जान के, ओके। अब पिछले साल तो 22 की डेप्रिसिएशन उससे चार्ज की, सो की हमें उससे क्या एस्टीमेट चेंज है, पिछले साल को तो कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। अब करंट ईयर के अंदर उसने कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी है? 16। तो डेप्रिसिएशन विद ओल्ड एस्टीमेट, ये वर्किंग 2.1 में निकाला हमने कितना? 16। ये मानते हो? ये उसने चार्ज कर दिया हुआ है। हम तो कह रहे हैं नए एस्टीमेट वाली डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करो, यानी कि चेंज इन एस्टीमेट आ गया है तो बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट को पकड़ो, ठीक है, और रेजिडुअल वैल्यू को पकड़ो, अगर रिवाइज हो गया तो रिवाइज वाली, वरना पुराने वाली कितने गया, ये 16 मिलियन को पकड़ो। और तीसरा 5 इयर्स में से रिमेनिंग लाइफ निकाल लो। एक साल गुजर गया ना, यकम जुलाई 15 को खरीदा था और यकम जुलाई 16 को चेंज इन एस्टीमेट आ गया, तो रिमेनिंग लाइफ कितनी है, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं नए एस्टीमेट के हिसाब से डेप्रिसिएशन। हम कह रहे हैं जी 58 को पकड़ो, 58 ये है बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट, माइनस 16 ये क्या है, रेजिडुअल वैल्यू, क्योंकि सवाल ने कोई बताया नहीं कि रेजिडुअल वैल्यू चेंज हुई है, इसीलिए वही रहेगी। इसीलिए अगर नोट बनाना पड़े तो इसका इंपैक्ट लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें चेंज ही नहीं आया, लेकिन नोट नहीं बना रहे हम। डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ जी, बोले 11 कर लूं। अब हम कह रहे हैं नए एस्टीमेट वाली डेप्रिसिएशन 11 चार्ज होनी चाहिए थी, ये ओरिजिनल है, और वो कितनी कर गया है, तो इसका मतलब 5 रुपए से डेप्रिसिएशन ज्यादा हो गई है, ठीक है। तो मैं यूं लिखता हूं पूरी बात, एक्सेस डेप्रिसिएशन है, एक्सेस डेप्रिसिएशन टू बी रिड्यूस या रिवर्स, जो भी लिख लो। अब रिवर्स करनी है डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन रिवर्स करने की एंट्री क्या होती है, पीपीई डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट, ठीक है जी, 5 से, ठीक है। और यहां पे छोटा सा अगर रेफरेंस दे लो तो क्या ही बात है जी, वर्किंग 2 है, चलो 2, तो पीपीई डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट, ठीक है जी। सवाल तो खत्म हो गया, बस जवाब ही रह गया।
अब ये देखो, इन वर्किंग से हमें कोई जरूरत नहीं है, इन वर्किंग से जो इम्पैक्ट निकलना था वो ले आए। और इधर देखो, क्योंकि एस्टीमेट चेंज था 15 में, तो ये एसिड था ही नहीं, लेकिन मैं वैसे ही क्रॉस कर रहा हूं। एस्टीमेट चेंज वाली जो एडजस्टमेंट हुआ करती है उसके सामने ये बात लिखी होनी चाहिए ना, ताकि आपको ये बात याद रह जाए कि अगर चेंज इन एस्टीमेट हो तो जिस साल में खड़े होते हैं सिर्फ उसी साल के अंदर चेंज आती है, उससे पीछे कभी भी नहीं आती चेंज, ठीक है। लेकिन प्रायर ईयर एरर पकड़ा जाए, सही करने लगो, या पॉलिसी चेंज कर दो और पहले से अप्लाइड है, तो उस सूरत में वापस जाना पड़ेगा। बातें समझ आ रही हैं तुम्हें, ठीक है ना? अच्छा, तो हर रोज इंप्रूवमेंट होती है, लेकिन खुद सवाल करने से ज्यादा होती है। जिन बच्चों ने एक सीटिंग में सवाल किए थे, जो कहे थे संडे पे, उन लोगों का लेवल जो है उसके साथ वो बच्चे कभी नहीं मैच कर पाएंगे जब तक वो ये काम करना ले, ठीक है, जिन्होंने एक सीटिंग में वो सवाल नहीं किए। कितने बच्चों ने एक सीटिंग में वो सवाल किए थे? माशाल्लाह, देखो पास होने वालों के हाथ देख लो, बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा जी, पॉइंट एक रहता है, वो भी पढ़ लें। द फॉलोइंग बैलेंसेस परटेन्स टू एमएल स्टेटमेंट 5%। ये क्या 30 जून 15 के बैलेंसेस? बड़ा बदतमीज है, अलग से दे दिया। यानी कि ये तो यहां पर लिखने में ज्यादा बेहतर नहीं है, जरा हम कंफर्टेबल हो जाएंगे, ठीक है, तो ऐसे करके यहां पे लिख लेंगे, ठीक है। मैंने पिछली क्लास में लिख लिया था जी, बोलो। अब ये 30 जून यहां पर पड़ा हुआ है ना, ये देखो, इसको यहां से उड़ा दो भाई, छोड़ो यार, यहां पे तुम क्या कर रहे हो, चलो ऊपर, तुम्हारी जरूरत वहां पर होती है, क्योंकि तुम कोच जैसे लग नहीं रहे थे, हमें बड़ी टेंशन हो रही थी। हमारा कोच कहता है 3 में खड़े हो तो इनकम स्टेटमेंट 3 और 2 की, बैलेंस शीट 3, 2 और 1 की। अब ठीक हो तुम, 17 में खड़े हैं तो इनकम स्टेटमेंट 17 और 16 की, लेकिन बैलेंस शीट 17, 16 और 15 की, ठीक है। हो गया कोच जैसा हो गया। चलो, अब रिक्वायरमेंट है इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और करेक्शन ऑफ एरर नोट, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, करेक्शन ऑफ एरर नोट। इनकम स्टेटमेंट पहले बना लें, बोले क्या नाम है जी? क्वेश्चन बैंक 7, मार्वलस चल रहा है, ठीक है। मार्वलस लिमिटेड, जो उन्होंने लफ्ज लिखा वही लिख दो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन होंगे एक्सट्रैक्ट्स ही, आपको पता है, मुकम्मल तो हमें गिवन ही नहीं था। फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2017। भाई यार एसी थोड़े से सही करा दो यार, ये 23 पे ये चला दें, वो चला दें, वो चला दें, 23 पे सारे एक दफा, थोड़ी देर में बंद कर दीजिए। अच्छा जी, इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट 2 साल की बनेगी और प्रॉफिट फॉर द ईयर का लफ्ज लिखा हुआ है, तो 30 जून 2017, 30 जून 2016, और इनकम स्टेटमेंट बस 2 साल की ही बनेगी, ठीक है। तो लफ्ज लिखा हुआ है प्रॉफिट फॉर द ईयर, 16 और 17 है हमारे पास, तो सवाल से ये गलत प्रॉफिट्स उठा लो, ठीक है, फिर सही करते हैं। तो 16 का 85 और 17 का 65, 85 और 65। जब एक बार एंट्रीज हो जाए तो मेरे ख्याल में ये तो एक रूटीन मैटर है, ठीक है। ओके, चलें जी, अब एडजस्टमेंट्स करते हैं शुरू जी। एडजस्टमेंट्स पड़ी हैं यहाँ पे। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर है, तो 17 का बनाना है तो सिर्फ 17 को देखेंगे, 16 का बना रहे हैं सिर्फ 16 को देखेंगे, 15 को नहीं देखते। प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं उसको नहीं देखते, ठीक है। अब 16 में एक्सपेंस 9.19 से डेबिट हुआ, यानी बढ़ गया। एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट 9.19, ठीक है जी। मेरे ख्याल में और तो कोई एडजस्टमेंट, देखो ना, क्लोज करो। 16 में सिर्फ 16 को देखा जी, 75.81, पूरी उसका जवाब देना आपने जी। लेकिन ये फिगर चूंकि उसके पास पुरानी वाली गई पड़ी है, तो इसको रीस्टेट कर दिया हमने, तो लिख देंगे बात, ठीक हो गया जी। आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हम 17 में। अब 17 में आए हैं तो 16 को नहीं देखना, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर होता है, तो बस जिस साल में खड़े हो उसी साल को देखना। तो 17 में एक्सपेंस 9.19 से बढ़ा, जिस वजह से प्रॉफिट कम होगा, और एक्सपेंस 5 से क्रेडिट यानी कम हुआ, जिस वजह से प्रॉफिट बढ़ेगा। तो माइनस 9.19, ये क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बढ़ा है, डेबिट, उस वजह से प्रॉफिट कम हुआ। और दूसरी एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 5 से क्रेडिट यानी कम हुआ, तो प्रॉफिट 5 से बढ़ गया, ठीक है। अच्छा जी, 60.81, लेकिन इसके ऊपर रीस्टेटेड नहीं लिखना। इनकम स्टेटमेंट इज ओवर, ठीक है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज बैलेंस शीट, यहीं पे बना लो। मार्वलस लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यहां पर ही लिख रहा हूं एज ऑन, जरा नीचे जगह चाहिए, फ्रेंड वालों को नजर नहीं आता। 30 जून 17,
एक्सट्रैक्ट नहीं, एक्सट्रैक्ट जरा मैंने डेट वाली 2 नंबर दी है, ठीक है, ये अगली लाइन में होना चाहिए था। अच्छा, अब बैलेंस शीट कितने साल की बनेगी? 3 साल की। 30 जून 17, 30 जून 16 और 30 जून 15। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। मुझसे कल जूम सेशन में एक स्टूडेंट ने, ऑनलाइन वाले मेरे स्टूडेंट ने पूछा कि क्या हम वर्किंग्स में एब्रीविएशंस यूज कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ। यानी मैंने वर्किंग में एंट्रीज की, यहाँ पे मैं पीपीई, डेपेक्स, मेन टैक्स कर रहा हूँ यूज, नाम कोई मसला नहीं है, एब्रीविएशन यूज कर सकते हैं। लेकिन जब रिक्वायरमेंट पे आएंगे, पीपीई नहीं लिखना आप लोगों ने। मेरा तो पर्चा पास है, मैं तो लिख सकता हूँ। आपने क्या लिखना है? जो लफ्ज लिखा हुआ वहां पे, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड, तो ये याद रखने के लिए एक बार मैं लिख भी रहा हूं, कल को ये ना कहना हमें तो आपने बताया नहीं था। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये लफ्ज पूरा लिखना है आपने जैसे लिखा हुआ हो, प्लीज। ओके जी। 2015, 2016 और 2017। अब अनएडजस्टेड फिगर्स उठा के लाते हैं सवाल से, गलत वाली फिगर्स उठाते हैं सवाल से। देखो इकट्ठा हो गया, कितना कंफर्टेबल हो गया। 650, 612 कोच जैसा हो गया ना सवाल, 700, तो 650, 600, एक मिनट, 650, 612 और 700। डन। अब एडजस्टमेंट की तरफ चले जाते हैं। सारा ही सवाल इधर यहां पड़ा होता है जी। 15 में सबसे पहले 15 को देखेंगे, लेकिन बैलेंस शीट एज ऑन होती है। हाँ, 15 से पहले का कुछ है ही नहीं ना, इसलिए एज ऑन भी यही है, फॉर द ईयर भी यही है। 16 में जाएंगे तो 15 16 दोनों को, 17 में जाएंगे तो 15 16 17, बैलेंस शीट एज ऑन होती है, ठीक है। सबसे पहले 15 की बात करते हैं। पीपीई 36.75 से बढ़ गया और पीपीई 9.19 से क्रेडिट यानी कम हो गया, तो प्लस 36.75 माइनस 9.19। अच्छा बेटे देखो, आगे जाने से पहले फौरी तौर पे अगले सालों के अंदर इसको लिख लिया करो, ठीक है। तो अगले दोनों साल में इसको एज इट इज लिख लो, क्योंकि उसने ये बैलेंसेस अपने ओपनिंग से बनाए थे, अपने क्लोजिंग को ओपनिंग बना के हमने उसके क्लोजिंग को चेंज कर दिया है। ओपनिंग खुद बहुत नहीं बदलना, तो इसलिए ये बताया हुआ है आपको, तो इसलिए ये फटाफट लिख लिया करो ताकि भूल से रह ना जाए, ठीक है जी। अब ये करने के बाद अब आप 15 को क्लोज कर सकते हैं जी। 15 में बस जी और कुछ नहीं, 6.56। लेकिन आप देख लो उसके पास 650 की फिगर गई थी, तो ये आपने रीस्टेट कर दिया। नोट में बताएंगे ना कौन कौन सा हेड रीस्टेट हुआ, कौन कौन सा लाइन आइटम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। अब 16 में चलते हैं। 16 में 15 को पहले देखना है, लेकिन वो देखना हम पहले ही लिख चुके हैं ताकि हमसे मिस ना हो, ठीक है। तो 16 में पीपीई 9.19 से कम हो गया। अब इधर देखो, ये 9.19 से पीपीई कम हुआ, ये आगे भी लिख दो ताकि ये भूले ना। अब 16 को क्लोज कर दो, 630.37, और ये भी क्या है, ये भी रीस्टेटेड, ठीक है जी। अब ये 16 वाला 17 में आ गया इम्पैक्ट। अब 17 में आए, 17 में देखते हैं तो पीपीई 9.19 से क्रेडिट यानी कम हो रहा है और पीपीई 5 से डेबिट यानी बढ़ रहा है, तो माइनस 9.19 प्लस 5 जी। और अब कहानी खत्म हो गई जी। 0.18, लेकिन इसके ऊपर रीस्टेटेड लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब वो वजह सामने आ रही है जिस वजह से मैं ये सवाल करवा रहा था, ठीक है। वो है रिटेन्ड अर्निंग्स को भी डायरेक्टली निकालने का तरीका सिखाना। हमने आज तक ये रिटेन्ड अर्निंग्स की फिगर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी से बनी बनाई उठाई है। आज हमने स्टेटमेंट चेंज इक्विटी नहीं बनानी, ठीक है। रिक्वायरमेंट नहीं है तो खाम में टाइम ज़ाया क्यों करें? जो काम 1 मिनट में सवाल में कर लेना है उसके ऊपर 5 7 8 मिनट क्यों लगाएं, ठीक है। तो सिंपल, जैसे इसके साथ अशर किया, इसके साथ भी वही अशर। 15 की गलत रिटेन्ड अर्निंग्स, 16 की गलत रिटेन्ड अर्निंग्स, 17 की गलत रिटेन्ड अर्निंग्स उठा लोगे, ठीक है। चलो, पहले क्या करते थे, पहले सिर्फ ये स्टार्टिंग पॉइंट था ना 180, ये उठा लेते थे और ये 2 काट देते थे कि हम खुद निकालेंगे, लेकिन आज ये सारे गलत उठाकर अनएडजस्टेड कहकर ले जाएंगे, ठीक है। तो 180, 265, 330, 180, 265, 330, ठीक है जी। वही सारा सेम, मैंने नहीं कहना, मैंने तो दोबारा करवाना है, ठीक है। वही सारा सेम इस वजह से है कि एडजस्टमेंट एक है, प्लीज ऐसे नहीं करना आपने, 1 बाय 1 देखना है जी। अब 15 में
अब एसेट पीपीई वाला इंपैक्ट चला गया, अब एक्सपेंसेस हैं, इनकम्स हैं, उनका इंपैक्ट प्रॉफिट पे पड़ता है और वहां से रिटेन अर्निंग्स पे। है बहुत सिंपल, है बहुत सिंपल। रिटेन अर्निंग्स का मतलब क्या है? प्रॉफिट्स। तो रिटेन अर्निंग्स बढ़ रही हैं तो प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, रिटेन अर्निंग्स कम हो रही हैं तो प्रॉफिट भी कम। तो हम इंपैक्ट प्रॉफिट पे ही सोचेंगे जैसे हम कंफर्टेबल हैं, और वो प्रॉफिट वाला इंपैक्ट सेम रिटेन अर्निंग्स पे पड़ जाएगा। सिंपल, ठीक है। तो 15 में एक्सपेंस कम हुआ 36.75 से, एक्सपेंस के कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाता है 36.75। आगे बढ़े, 15 में ही एक एक्सपेंस 9.19 से डेबिट हुआ यानी बढ़ गया। एक्सपेंस का बढ़ना प्रॉफिट को कम करेगा और प्रॉफिट का कम होना रिटेन अर्निंग्स को कम करेगा, तो -9.19। अब मेरे बच्चों, ये प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बन रहा, ये बैलेंस शीट में रिटेन्ड अर्निंग्स बन रही हैं जो एज ऑन होती हैं। तो इसलिए बैलेंस शीट का रूल यहां पर भी वही है, फटाफट पहले आगे वाला भर लो, ठीक है। 9.1 वो हम चेंज इन इक्विटी बनाते थे ना, तो पहले साल वाली चेंज ऑटोमेटिकली ओपनिंग को सही कर देती थी और फिर उससे आगे जो बैलेंस आता था उसमें ये शामिल हो जाता था। लेकिन आज तो ऐसा नहीं ना हो रहा, ठीक है। तो रीस्टार्ट कर ले। एक बार सोचा और फिर फौरी तौर पे अगले सालों पे उसको लिख लिया ताकि भूल ना जाए, ठीक हो गया। आगे आते हैं, अब 15 हो गया था, 16 में आए। 16 में आए तो पहले 15 को देखा, लिख चुके, ठीक है। अब 16 में आए तो एक एक्सपेंस हो रहा है डेबिट, यानी बढ़ रहा है। एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट कम होगा यानी रिटेन्ड अर्निंग्स भी कम हो जाएंगी, तो 9.19, ठीक है। तो आंसर अब एंड पे ही निकाल लेना, अब मैंने नहीं निकाला एक का, तो एक ही बार चलते, ठीक है। अब फौरी तौर पे इसको आगे लिखो 9.19, ठीक है। अब ये तो 16 का इंपैक्ट 17 पे चला गया। अब 17 में आए तो 17 में एक एक्सपेंस बढ़ा है डेबिट, जिस वजह से प्रॉफिट कम होगा, रिटेन्ड अर्निंग्स भी कम होंगी। और एक एक्सपेंस कम हुआ है, इसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ेगा यानी रिटेन्ड अर्निंग्स भी बढ़ेंगी, तो -9.19 प्लस 5, ठीक है जी। चलें बताएं जी। 20.56, 283.37, 18, ये दोनों रीस्टेट हुई हैं, ऊपर पहले ही लिखा हुआ, ठीक है। तो ये सिर्फ वाहिद वजह थी, वरना इस सवाल में तो आपने देखा इतनी जान थी नहीं कि करवाया जाए, ठीक है। तो अगर सवाल में बैलेंस शीट मांग ले, रिटेन्ड अर्निंग्स डायरेक्ट कैसे निकालनी है ये हमने यहाँ पे सीखा। घर पे होमवर्क में आपने ये रिटेन्ड अर्निंग्स चेंज इन इक्विटी बनाकर निकालनी है, चेक करनी है जैसे आज तक निकालते आए। 180 से स्टार्ट करोगे, 2 दफ़ा ओपनिंग लिखोगे क्योंकि 3 साल पढ़ रहे हैं ना एडजस्टमेंट में, ठीक है। फिर जिस साल की गलती होगी उस साल में सही करते जाओगे, इंशाल्लाह आपका बैलेंस यही वाला निकल आएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये सवाल की गलती को मुझे सही करना पड़ा। एक सवाल मैंने आपको बताया था कि ICAP ने चूंकि उठाया था FAR 2 से, तो इस सवाल में टैक्स का इंपैक्ट जो है वो सिर्फ एडजस्टमेंट उड़ गई, उसका इंपैक्ट जो है वो आना यहाँ पे मिस हो गया था, इस वजह से सवाल गलत हो गया था, ठीक है। तो वो सवाल की फिगर्स अब मैंने बदल दी है। क्वेश्चन बैंक में अगर कोई बच्चे को कॉन्ट्रडिक्शन नजर आती है क्वेश्चन के अंदर, तो आपने वो क्वेश्चन नहीं देखना, ये जो बुक के अंदर क्वेश्चन है यही देखना है, ठीक है। बाकी सारा सवाल वही है, ठीक है। अब आप दोनों तरीके से करेंगे, आपको बिल्कुल सही प्रूफ कर देगा वो, ठीक है। तो रिटेन्ड अर्निंग्स अगर बैलेंस शीट सिर्फ मांग ले तो कैसे डायरेक्ट निकालनी है, जैसे पीपीई का बैलेंस हम करते आए हैं बैलेंस शीट के अंदर, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। गलत रिटेन्ड अर्निंग उठाएंगे और फिर प्रॉफिट का इंपैक्ट रिटेन्ड अर्निंग्स पे डालते जाएंगे, इनकम एक्सपेंस का प्रॉफिट पे और रिटेन्ड अर्निंग्स पे, और फिर चूंकि एज ऑन है तो आपने जो है वो रीस्टार्ट करना है, हर अगले साल में पिछले साल को भी लेना है, ठीक है जी। यहां तक को मसला उधर ही आमिर भाई। अब आखिरी चीज रह गई है एरर करेक्शन नोट, ठीक है जी। तो एरर करेक्शन नोट बना लेते हैं जी फटाफट। अब काम चल रहा है तो सारा ही कर लेना। मार्वलस लिमिटेड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड। मेरे ख्याल में तो अब इस टॉपिक से आपको रिलैक्स हो ही जाना चाहिए। अभी तक कंफर्टेबल नहीं हुए तो फिर आपका जाती कसूर है, किसी का कोई कसूर नहीं, ठीक है जी। ये मैं आपको बता दूं कि फिर आपका अपना कसूर है, ओके जी। नोट एरर करेक्शन या चेंज इन पॉलिसी, तो नंबर बताओ। 8 जी। भाई हर रोज ये सोच के आते हैं नाम नहीं लिखवाना है नंबर जी। करेक्शन ऑफ एरर, किसी को नहीं जीतने दिया इसमें, कभी बैठा होता है इस इंतजार में कि बोले सही सर नंबर क्या होता है, गुड। तो करेक्शन ऑफ एरर, ठीक है। अब इसके अंदर अंग्रेजी थोड़ी मारेंगे, ठीक है। अंग्रेजी क्या है जी, ये वी वाली उठाकर लिख लो इधर। इट वॉज आइडेंटिफाइड, ये आगे मैंने पूरा लिख दिया, दैट
ML हैज इनकरेक्टली चार्ज 36.75 एज मेंटेनेंस एक्सपेंस इनकर्ड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट, फुल स्टॉप। अब आगे वाली बात, क्योंकि ये गलती बताई तो अब हमने उसको करेक्ट कर दिया है, अब हम अगली बात में कवर कर जाते हैं अगली लाइन के अंदर, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ दिस करेक्शन, द इफेक्ट ऑफ दिस करेक्शन ऑन रेलेवेंट लाइन आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज एज फॉलोज। अच्छा, एक चीज जो है आपको किताबों में लिखी हुई नजर आएगी, वो इस तरह से होती है। अगर पॉलिसी नोट बना रहे हो, पॉलिसी चेंज का नोट बना रहे हो, तो यहां पे लिखा होता है द इफेक्ट ऑफ दिस एप्लीकेशन, और अगर प्रायर ईयर एरर हो तो लिखा होता है द इफेक्ट ऑफ दिस रीस्टेटमेंट। अब ये आपको कंफ्यूज करेगा। मैंने इसका आसान हल आपको बताया हुआ है, जो चल रहा है सवालों के अंदर, आपको पता नहीं चल रहा था। अगर पॉलिसी चेंज का नोट होगा तो यहां पे आप लाइन डालोगे द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज, और अगर प्रायर ईयर एरर होगा तो क्या लिखोगे, द इफेक्ट ऑफ दिस करेक्शन। कोच के पास जाते हैं, जाके देखते हैं ऐसा हमने किया था, आपको याद नहीं क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया। इधर देखो, अगर पॉलिसी चेंज का नोट हो तो मैंने लिखा हुआ था द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज ऑन, द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज ऑन दिस चेंज। प्रायर ईयर एरर की करेक्शन थी तो यहां पे हमने क्या लिखा था, द इफेक्ट ऑफ दिस करेक्शन। तो यहां से वो रीस्टेटमेंट और एप्लीकेशन वाली बात से जान छूट जाती है, लेकिन ये ध्यान रख लेना, पॉलिसी चेंज का नोट हो द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज, चेंज ही पॉलिसी है ना, और अगर प्रायर ईयर एरर करेक्शन है तो द इफेक्ट ऑफ दिस करेक्शन, जो आपने सही कर लिया है तो ठीक है। अच्छा, अब इनकम स्टेटमेंट जी, आइटम्स अफेक्टिंग स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, पूरा लिखना सवाल में, अभी इतनी जगह फिर भी नहीं बनी, ठीक है जी, आपने पूरा लिखना सवाल में, पूरा सफा होता है आपके पास जी। अब ये इनकम स्टेटमेंट कितने साल की बनेगी जी, 30 जून 2017, और हाँ 2 साल वालों कुछ तो होश करो। अच्छा, अब टाइम नहीं जाया करना, पर्चे में इसको लिखना ही नहीं है, मैं सिर्फ साल लिखकर काट रहा हूं, आपने पर्चे में तो साल भी नहीं लिख के काटना, लिखना ही नहीं है, इतना तो पता हो, अब इतना तो याद हो जाए। एरर करेक्शन नोट है तो करंट ईयर को प्रेजेंट नहीं करना, ठीक है, बहरहाल लिख दिया मैंने। अच्छा, अब नोट है, देखते हैं जी कौन से आइटम इफेक्ट हो रहे हैं। अब 2015 आना नहीं ना इनकम स्टेटमेंट में, 2016, सिर्फ 16 को देखेंगे। एक्सपेंस डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 9.19 से बढ़ रहा है, डेबिट, ठीक है, तो इंक्रीज इन डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितना जी, 9.19। बस एक ही इंपैक्ट था, तो फरमाइशी प्रोग्राम प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को देखने के लिए मैंने कहा था फिर, या रिटेन अर्निंग्स फरमाइशी प्रोग्राम को देखने के लिए कभी भी सवाल या वर्किंग में नहीं जाना, पर कर दिया, जो आपने करना था वहीं से देख ले। एक एक्सपेंस है जो इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंस के इंक्रीज होने से प्रॉफिट डिक्रीज होता है, तो डिक्रीज इन प्रॉफिट्स, ठीक है जी, प्रॉफिट फॉर द ईयर, डिक्रीज इन प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना जी, सेम अमाउंट 9.1, ठीक है। नेक्स्ट इज आइटम्स अफेक्टिंग SOF। तो ये सवाल घर पे कितने बच्चों ने किया था और पहली अटेम्प्ट में बिना सोल्यूशन देखे हो गया था, कम हो गए। ऐसे होना नहीं चाहिए, सोल्यूशन को देखना छोड़ दें, पास होना है इसी दफा, तो अगली बार का प्रोग्राम है तो फिर मर्जी है। 30 जून 17 पूरा सवाल पहले ईमानदारी से किया करें, जब वो हो जाए उसके बाद फिर सोल्यूशन देखकर उसको करेक्ट कर लिया करें, फिर याद भी रहती है बात और कॉन्फिडेंस भी आता है कि काफी हद तक तो सही था। ओहो 17 तो नहीं लिखना, क्योंकि ये प्रायर ईयर एरर की करेक्शन का नोट है, एरर करेक्शन नोट में करंट ईयर नहीं आता, पर्चे में लिखना ही है, ओके जी। आइटम्स अफेक्टिंग SOFP में सिर्फ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, ठीक है। अब 17 तो नहीं है, 16 और 15 तो है, ठीक है। अब 15 के लिए PPE 36.75 से बढ़ रहा है और 9.19 से कम हो रहा है, तो इसको एक वर्किंग के तौर पे शो करना पड़ेगा, तो वर्किंग्स यहां पर कर लेते हैं। वर्किंग्स डायरेक्ट तो बताना भी तो है ना एग्जामिनर को, ठीक है, कि जो आप फिगर लिखने लगे वो कैसे आई, तो प्लस माइनस बस कर दिया करो, बढ़ रहा है तो प्लस, पहली बार ही माइनस है तो फिर माइनस, खामोश होकर बैठ जाए जी। PPE प्लस 36.75, तो प्लस 36.75 बढ़ गया, ठीक है जी। नेक्स्ट PPE 9.19 से क्रेडिट यानी कम हो गया, तो माइनस 9.19। टोटल भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस कैलकुलेशन शो करनी थी, जो आंसर आए, टाइम बचा रहे हैं ना, कम से कम काम करने की कोशिश कर रहे हैं, काम भी पूरा हो जाए, वर्किंग भी शो हो जाए, नंबर भी पूरे आ जाए, टाइम भी बच जाए, ठीक है। तो टोटल भी मत लिखो, बस ये कर दिया, टोटल यहाँ पे लिखो, प्लस है, प्लस कितना
27.56। अब यहां आ गया ना आंसर। ये कैसे बना? एग्जामिनर वर्किंग वन में जाके देख लो, वो देखेगा तो प्लस माइनस नजर आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो ये क्या है? इंक्रीज इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी पूरी जगह नहीं, अब लेकिन आपने ऐसे पूरा लिखना है, प्लांट एंड इक्विपमेंट। ओके, ऐसे पूरा। नेक्स्ट अगले साल चलते हैं। अब अगला साल, चूंकि ये बैलेंस शीट है ना, बैलेंस शीट, तो इसलिए 16 में आओगे तो 15 लाजमी आना है, तो वो रीस्टार्ट कर लेना चाहिए था। प्लस 36.75 माइनस 9.19, ये 15 का करके अब 16 की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो 16 में पीपीई 9.19 से कम हुआ और 5 से डेबिट यानी बढ़ गया। हाँ 16 आगे निकल गया, सॉरी जी। 16 में पीपीई 9.19 से कम हुआ तो माइनस 9.19। बस टोटल नहीं करना यहाँ पे, यहाँ बताओ टोटल 18.37 इंक्रीज ही है। ठीक है, डन। उसके बाद क्या होता है जी? फरमाइशी प्रोग्राम। रिटेन पूरा लिखना है, रिटेन अर्निंग्स पर्चे में। अच्छा जी, अब रिटेन अर्निंग्स है, उसके लिए आपको तरीका बताया हुआ है, इक्विटी जी। अब उधर वर्किंग में नहीं जाना, एज ऑन फिगर्स हुई पड़ी हैं, रीस्टार्ट किया हुआ है, तो बस यहीं से उठाओ फिगर्स। ठीक है, अगला सवाल करने लगे हैं हम पास पेपर 2 चांद पेंट्स। उसके अंदर इंशाल्लाह एक एसेट एक लायबिलिटी है, तो ये भी आखिरकार इस्तेमाल पूरी हो ही जाएगी हमारी। ठीक है, तो मुश्किल से मुश्किल सवाल के लिए भी हम तैयार हैं, पर्चे के तो साथ पास पेपर भी कर बैठे, क्वेश्चन बैंक भी कर बैठे, अब और क्या कर सकते हैं। ठीक है, बच्चों को अभी भी तसल्ली नहीं हो रही। तो एसेट में इंक्रीज है प्लस 27.56। ठीक है जी, और लाइबिलिटीज का कोई जिक्र तो -0। अब आंसर यहां नहीं लिखना, यहां लिख दो। इंक्रीज है, रिटेन्ड अर्निंग्स में इंक्रीज है, बोलो तो इंक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग्स 27.56। ठीक है जी, ये 2 लिखा है मैंने अपनी तरफ से, ये वाला मैंने 2 लिखा है अपनी तरफ से। ठीक है, बता दूं मैंने कहा। और अगले साल में आखिरी वर्किंग जी, इंक्रीज इन एसेट है 18.37 से, और लायबिलिटी का कोई जिक्र नहीं है, तो इंक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग हो गया 18.37। ठीक है, क्वेश्चन इज कंप्लीट आखिरकार। लेकिन ये सारे सवाल में देखो ना, मैं रोज आपको रिवीजन ही कराता हूं, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं। सारे सवाल के अंदर नई चीज सिर्फ इतनी सी है, बाकी सब वही कुहाड़ी वही वजह जी। किसी ने अगर इधर देख लें, ये पिक्चर लेनी है तो ले सकते हैं। जरा आमिर भाई उस बोर्ड की उस साइड पे पहले रखें हाइब्रिड वालों के लिए, फिर इधर भी ले आइएगा। पहले उस साइड पे रखें 5 से 10 सेकंड के लिए, हाइब्रिड वाले बच्चे तस्वीर खींच लें। ऑनलाइन वाले तो पॉज कर लेते हैं ना, हाइब्रिड वाले पॉज नहीं कर सकते। पिक्चर्स जिसने लेनी है सवाल की, हाइब्रिड में बैठे हुए बच्चे ले लें। आमिर भाई की शिकायत मैंने पहुंचा दी है आप लोगों की आमिर भाई की तरफ, अभी इंशाल्लाह वो ध्यान करेंगे। पहले ऐसे मुड़ के देखते थे जैसे आज देख रहे हैं, 3-4 दिन से बेरुखियां कर रहे थे, रुखी नहीं उधर मोड़ रहे थे, बेरुखी इसी को कहते हैं जी। ले आए अब इसकी पिक्चर जिससे लेनी है वो ले लें और ओपन कर लें पास पेपर 2 चांद पेंट्स, और उसको पढ़ना शुरू कर दें। और उस साइड के बोर्ड को एक मेरे दोस्त ने मिटा भी दिया है उठ के ना। तुम नहीं आए थे कल, चलो बोर्ड मिटाओ, ध्यान से गिरना जाना जी। किसके डर क्यों रहेगा बताओ। एस्टीमेट चेंज के नोट में इसके नहीं, हमेशा ही ऐसे करेंगे। एस्टीमेट चेंज का नोट है ही IAS 8 का नोट, वो डालते IAS 16 के सब नोट के तौर पे, क्योंकि उसमें अंदर वो नजर आ रहा होता है, तो उसमें बस यही करना है। ठीक है, करंट ईयर पे देखना है कि डेप्रिसिएशन का कितना असर पड़ा चेंज की वजह से, और फ्यूचर ईयर पे उसको उल्टा देना है। रेजुअल वैल्यू आ गई तो उसको डेप्शन पे सोच के वो भी करवा दिया, बस मैक्सिमम। पहले मैं जोर की जी की ना, उसके बाद फिर जी चलें। अच्छा देखो जरा थोड़ा सा ऐसे नजर डालते चलें। 7 अब करवा दिया खुद से, मैंने करवाया। 6 मैंने खुद करवाया सारा। ये कल वाला सवाल 6 जो था, इसके अंदर मतलब सब कुछ ही रिवाइज हो गया, इसमें तो एंट्रीज तक हम कर गए थे। ठीक है, अच्छा उसके बाद 5 और 4 किया आप लोगों ने, मसला आया कोई? यस सर मसला आया। अच्छा
आना तो नहीं चाहिए था। उसके बाद 3, 2, 1 मैंने करवा दिए थे। क्वेश्चन बैंक के सवाल अच्छे हैं इसके चैप्टर के, इसलिए सारे किए हमने। जो सवाल अच्छा होगा करने वाला होगा करवाएंगे, वरना पास पेपर। आई के क्वेश्चन बैंक में भी ना अब तकरीबन 80% से भी ज़्यादा पास पेपर ही पड़े हुए हैं, जो अपने पास पेपर हैं आई कैप के ही, इसलिए वो पास पेपर में कवर हो रहा होता है क्वेश्चन बैंक। अच्छा जी, क्वेश्चन 5 वैसे पार्ट ए हो सकता है। दिल तो कर रहा है होमवर्क दे दूं आज, लेकिन पिछली क्लास को देना भूल गया, इसलिए आप भी ना करें, ठीक है। पास पेपर 4 मैंने आपको खुद करवा दिया था, फखर लिमिटेड, ठीक है। पास पेपर 3 में सिर्फ ये छोटी सी एडजस्टमेंट है कि आपका एक एसेट 3-4 साल पहले आया था, उसकी डेट ऑफ एडिशन जो थी, जब अवेलेबल फॉर यूज हुआ उस दिन की बजाय थोड़ा लेट डेप्रिसिएशन शायद शुरू की, तो पहले साल की डेप्शन बदल गई। लेकिन मुसीबत ये थी कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था, तो हर साल की डेप्शन ही बदल गई थी, तो इसके अलावा और कोई टेक्निकलिटी नहीं थी। लेकिन चूंकि सवाल देखना है तो देख लेंगे, को टाइम मिला तो। वैसे कितने बच्चों ने ये सवाल अटेम्प्ट किया हुआ है? डैफोडिल अटेम्प्ट किए हुए बहुत कम है, वैसे इनको कोई मसला नहीं आया उन्हें। किसी बच्चे को इसमें कोई मसला आया? मैं एडजस्टमेंट फिर भी वर्किंग फिर भी कर दूंगा, चेंज इक्विटी नहीं बनाऊंगा बस, ठीक है। आज पहले हम ये काम करना चाह रहे हैं, चांद पेंट्स। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर अ करेक्शन ऑफ एरर नोट टू बी इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर 30 जून 16, इग्नोर अर्निंग पर शेयर, ईपीएस एंड टैक्सेशन। अच्छा जी, ठीक है। ऑल्सो प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर 30 जून 16। अब अभी तक तो नहीं पता लग रहा, लेकिन पार्ट ए से ऐसे पता लग गया कि प्रायर ईयर करेक्शन है ना। वैसे सवाल पढ़ने से तो नहीं पता लगना था कि चेंज इन इक्विटी 16 की सिर्फ बननी है या आईएस 8 अप्लाई होगा, लेकिन पॉइंट ए बता रहा है कि वो एरर है। सवाल पढ़ते पता लग जाएगा कि 16 में खड़े हैं और 15 में एरर हुआ था। इसका मतलब वो चाहे 16 कहता रहे, हम तो चेंज इन इक्विटी बनाएंगे 2 साल की। ये बात है जो आप पूछ रहे थे क्लास से पहले। तो ऐसे ही पता लगता है, सवाल को देखो, पढ़ते जाओ, ये चीज प्रैक्टिस से आएगी भाई। मैंने इतने ज्यादा सवाल करवा दिए, मुझे लगता है ज्यादा काम करना भी सही नहीं होता, बहुत ज्यादा सवाल करा दिए मैंने, ठीक है ना। तो मतलब क्वेश्चन बैंक के 6 सवाल हमने कर लिए, चलो 2 उसमें से निकाल दो जो आपने किए ऐसे ही, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन बैंक 1, 2, 3 और 4 भी बड़ा सवाल था, और 6 आज किया, 5 किए हैं। पास पेपर के सवाल किए हम, अभी भी कर रहे हैं। अभी एक जो है वो क्वेश्चन 1 है, जो क्वेश्चन 1 ये वाला पाक क्वेश्चन, इसके साथ आपने होमवर्क लिख लिया होगा। मुझे पता है आप लोग इतने तेज हैं, आपने आज होमवर्क लिख लिया होगा इसके साथ, ठीक है। तो ये होमवर्क आपका हो गया, ये भी कल हो जाएगा। 2 मैं करवा रहा हूँ, 3 की एडजस्टमेंट डिस्कस कर दूंगा, 4 मैंने करवा दिया है, 5 ईपीएस के बाद हो जाएगा। तो संडे पर एक सिटिंग में करने वाले वो खुश नसीब हैं जो इस टॉपिक को आईकेएप को भी चैलेंज करके अब जा सकते हैं कि आ जाओ भाई हमसे टेस्ट ले लो, जितना सिलेबस में है उतना लेना, ठीक है। तो उसमें इंशाल्लाह मार नहीं पड़ेगी। लेकिन जिन्होंने नहीं इस बात को लिफ्ट कराई, तो उन्होंने कहा था यार संडे है एंजॉय करें, उससे एक और संडे भी गुजर गया उसके बाद, तो ठीक है। नहीं अभी गुजरा है, अच्छा ठीक है, गुजर जाना है, ये कह रहा हूँ, गुजर जाना है, इसने भी गुजर जाना है। लेकिन आपने नहीं करना है एक सीटिंग में क्वेश्चंस को। अब तो एक सीटिंग वाले क्वेश्चंस भी बढ़ गए। अब 3-4 घंटे लगा लेना किसी दिन बैठ के, इस टॉपिक तैयार करके साइड पे रख देना, से कहना ये तू तैयार है, अब तू अब आई के पर्चे के लिए तैयार है। अब तुझे पैप लीव में ओपन करूंगा, तो ऐसे ऐसे सेट होके जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाएगा, 8-9 नंबर तैयार हो जाएंगे एकदम से, एक दिन में रिवीजन हो जाएगी सारी। लेकिन उनसे होगी जो ये काम कर लेंगे, अभी इसको तैयार कर लेंगे। मैं एक सीटिंग वाले सवाल देखता हूँ, जरा कम करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। हाँ वो मैं देख लेता हूँ, अभी टाइम बचा तो अभी बता दूंगा, वैसे अभी नहीं बचेगा उम्मीद है टाइम, तो कल बता दूंगा। इन सारों में से कुछ जरा कम कर दूंगा सवाल, एक जैसे सवाल जरा कम करके एक सीटिंग वाले सवाल 3-4 फिर निकाल दूंगा, जो अभी फिर दोबारा अगर एक सीटिंग में बैठ के कर लें तो कंफर्टेबल फील करेंगे आप मजीद, ठीक है। चांद पेंट्स लिमिटेड इज एंगेज इन, हम खड़े 16 में हैं। चांद पेंट लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स एंड पेंट्स इन अप्रैल 16। देखो अगर 30 जून 16 हमारा ईयर एंड है, तो अप्रैल 16 इधर ही आएगा ना, 16 वाले साल में, ठीक है ना। ऊपर लिखा हुआ मैंने 30 जून 15, 30 जून 16, ठीक है। इन 30 जून 16 it was discovered that certain errors had been made in financial statements for the year 30 जून 15। गुजर गया 15, यही मुसीबत होती है। FR2 में ना आप एक टॉपिक पढ़ेंगे आईएस 8, जिसका जिक्र किया था, जिसमें कहते हैं कि डिविडेंड को लाजमी डिस्क्लोज करो। मैंने पिछले चैप्टर में याद है ना पढ़ाया था। तो वही स्टैंडर्ड में जाके आप ये भी देखोगे कि एक अरसा होता है जो मैंने बताया ना, ईयर एंड मिसाल के तौर पे, अगर ईयर एंड आपका 30 जून हुआ है, ठीक है, तो 9 सितंबर तक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके पास रह सकती हैं, जब तक वो ऑडिट करके फाइनल ना करें, इशू ना करें प्रिंटिंग के लिए। तो तब तक के इवेंट्स हम वैसे ही कर रहे होते हैं, चीजें सही कर रहे हैं। लेकिन एक बार अगर वो निकल जाए हाथ से ऑडिटेड होकर, तो फिर अगर कोई एरर अगले साल पकड़ा जाए तो फिर आईएस 8 लग जाता है। तो ये वही मसला हुआ ना, हम खड़े 16 में हैं, 15 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की गलती 16 में पता लगी है। 30 जून 15 ईयर एंड हुआ था, तो जुलाई अगस्त सितंबर तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक हुई, ऑडिट हुई, प्रिंट होकर चली गई यूजर के पास, 15 गुजर गए और 6 महीने और गुजर गए, अप्रैल 16 आ गया और पता लगा वो तोड़ा पला हो जाए, गलती हो गई थी, ठीक है। तो वो कह रहा है इट वाज डिस्कवर्ड दैट सर्टेन एरर्स हैव बीन मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 30 जून 15, द एरर्स वर करेक्टेड इन 16। गलत किया या सही किया भाई? आज तक एरर्स को
हम ऐसे ही प्रायर ईयर एरर का मतलब ये पिछले साल का एरर था, करेक्ट इस साल किया है। क्वेश्चन बैंक आगे था, क्वेश्चन बैंक वाला सवाल, करेक्शन ऑफ एरर वाला सवाल मैं सामने लेके आ रहा हूं आपके। ये वंडर लिमिटेड अभी नहीं आया, वंडर लिमिटेड। ये देखो भाई 15 में खड़े होकर 14 की गलती पता लगी थी। वर्किंग करते हो तो हम ऐसे करते हैं ये एंट्रीज कि जैसे 15 डोरेमोन की तरह 14 में पहुंच गए, मैंने कहा था ठीक है ना, लेकिन असल में ये एंट्री सही नहीं है। फिर मैंने आपको जर्नल एंट्री सिखाई थी, मैंने कहा था कि जर्नल एंट्री कर रहे हैं 14 वाले साल की स्टैंडिंग इन 15। तो क्या कर रहे थे, 14 की गलती 15 में ही खड़े होकर सही कर रहे थे ना, और बोलो ठीक है। और 15 की गलती भी 15 में ही सही कर रहे थे, तो 15 वाली एंट्री हम कहते थे 15 में एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लो, और उससे पहले जितने साल हैं उनको कंबाइन करना पड़ता है, क्योंकि वो गलती 15, 14, 13 की पकड़ी गई है 16 में, तो 16 में खड़े होकर वो गलतियां सही कर रहे हैं। तो ऐसे ही करते थे, तो इसमें कोई गलती नहीं है। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, द एरर्स वर करेक्टेड इन 2016। सही है, ठीक किया, नो इश्यू, सही है। हाँ तो सही है ना, ठीक है, तो हाँ तो सही है ना, ठीक है। अच्छा, द डिटेल्स आर एज फॉलोज, डिटेल चेक करो, आज ढेर सारी चीजें। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव, स्टेटमेंट ऑफ, ये हाइब्रिड वाले बच्चे मेरे परेशान हो रहे हो तो फिर देखना, ये खच कुछ हो रही है, पता नहीं क्या खर्ची है। देख लो कोई मसला ना हो। अच्छा जी, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस में सेल्स टैक्स, कमीशन एंड डिस्काउंट, ये एक एक्सपेंस ही होता है। ऐसे कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेलिंग, एडमिन, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अदर ऑपरेटिंग इनकम, प्रॉफिट फॉर द ईयर पे फाइनेंशियल में ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेबल्स हैं, ये सब चीजें, ये हेड्स हैं। अब उसमें वो क्या कह रहा है, 16 तो ड्राफ्ट है और 16 में तो कोई गलती हुई भी नहीं है, ठीक है। गलतियां कौन से साल की थी, 15 की। अब देखो आज डाटा उसने कैसे दिया है, ये वो 15 ऑडिटेड है जो यूजर के पास जा चुका है, ठीक है, और ये वो 15 है जो उन्होंने आफ्टर करेक्शन आपको दिया है, ठीक है, सही करके फिगर्स दी है ना, ठीक है। अब उसने हमसे जर्नल एंट्रीज नहीं मांगी, उसने हमसे इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, चेंज इन इक्विटी नहीं मांगी। सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ो, उसने हमसे एरर करेक्शन नोट मांग लिया है। अब नोट के अंदर तो लाइन आइटम्स के इंक्रीज डिक्रीज का ही बताना होता है, तो वो इंक्रीज डिक्रीज निकाल लेते हैं, उसके बाद नोट तो 5 मिनट का काम है। फिर आप कहोगे नहीं 10 नंबर का इतना सा काम, हाँ जी इतना सा ही, और क्या मतलब आसान चीज, आसान क्यों दे दिया आई के आपने, दसो जी आसान क्यों दे दिया भाई आपने, ठीक है, ऐसा थोड़ी होता है। सुनो, तो ये 15 का गलत वाला बैलेंस हर चीज का, ठीक है, और ये 15 का सही वाला, 16 तो अलग हो गया ना, गलती 15 की 16 में सही थी, ठीक है। अब हर लाइन आइटम अलग अलग गिवन है, तो हम भी हर लाइन आइटम का अलग अलग इंक्रीज या डिक्रीज निकाल लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो रहा है बकर भाई, उमैर साहब को बुला लिया करें, ऐसा मसला हो तो। अच्छा चले उन्हें मैसेज कर दें, ये प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा जी, हर एक हेड का आवाज कम करें, इसकी आवाज थोड़ी कम करें जी। आवाज आ रही है हाइब्रिड वालों, थोड़ी सी बढ़ा दें, आवाज सही आ रही है, हाँ थोड़ी सी बढ़ाइएगा, बिल्कुल इतनी ना कीजिएगा, ठीक है। अब छोड़ते हैं, अब नहीं करेगा, कितना कोई टेक्नीशियन थे मैं भी मानेंगे। अच्छा जी बच्चों, कैलकुलेटर हाथ में हो, और 15 मैं यूं कह सकता हूं कि ये रॉन्ग था और ये ओरिजिनल है, वैसे ओरिजिनल नहीं है, मतलब जाना तो ओरिजिनल की तरफ ही होता है ना, ठीक है, तो मैं इसको ओरिजिनल कह रहा हूं। क्या मतलब कि जो होना था वो असल में ये था, गलती से ये हुआ पड़ा था, ठीक है ना। तो अब हम इंपैक्ट निकाल लेते हैं जी। आप प्लस माइनस से लिखवाते जाइएगा मुझे। अब वो छोड़ो क्या चीज है, एक्सपेंस है, इनकम है, बाद में देखेंगे, सिर्फ फिगर्स दोनों मैच करो। 7916 से एक फिगर 8246 पर ले जानी है, तो इसमें इंक्रीज है कि डिक्रीज, तो प्लस 330, ठीक है। नेक्स्ट 44 तो सेम है, 633 वाली फिगर 606 पे लेके जानी है, तो कम कर लो 27 से, डन। फिर 2441 वाली फिगर को 2635 पे लेके जाना है, तो बढ़ा दो। अब जो भी है इनकम एक्सपेंस वो तो बाद में देखेंगे ना, बढ़ रहा है या कम हो रहा है, पहले ये तो लिख, फिगर तो निकाल लें, आसानी तो कर लें। नेक्स्ट 2149 से 2245 पे फिगर ले जानी है, तो 105 से बढ़ा लो, बढ़ रही है ना, बढ़ानी पड़ी, बढ़ाया हमने, यानी गलत को सही करते हुए बढ़ाया, गलत को सही करते हुए कम किया, गलत को सही करते हुए बढ़ाया, समझ आ रही है ये प्लस माइनस, ठीक है। इंक्रीज पॉजिटिव के साथ, डिक्रीज नेगेटिव के साथ मैं यहां पे शो कर रहा हूं, ठीक है।
अच्छा, ये कैलकुलेटर पे करते जाना था आपने, ये बनाने की भी जरूरत नहीं है पर्चे के अंदर, ना इसी को वर्किंग करने की जरूरत है, लेकिन आपको जो सिखाई जा रही थी बात तो बहुत खोल के बयान की जाती है बात, ठीक है जी। नेक्स्ट 515 से 467 पे कम या ज्यादा, -48, जो भी चीज है वो कम हुई है, ठीक है। आगे 509 से 427 -82। अब जो भी चीज है ये 82 से कम हुई है, ठीक है। और आगे छोड़ दो फिलहाल, इसको फिलहाल छोड़ दो, ठीक है। प्रॉफिट आगे बढ़ो जी। ट्रेड जो भी है मैं नहीं देखना क्या है जी। एक चीज 2025 से 1600 पे गई है तो कम हुई है बढ़ी है, देखा मैं भी चीज देख भी नहीं रहा कि क्या चीज है, ठीक है ना। -412। और एक चीज 86 से 88 पे गई है तो बढ़ गई है 224, ठीक है। ये सिर्फ मैंने प्लस माइनस इंपैक्ट निकाल लिया, ठीक है। अब मेरा नोट तो बन गया, नोट तो बन भी गया, क्या ख्याल है। ये हेड से ये लाइन आइटम्स हैं, आइटम्स अफेक्टिंग एसओसीआई, ये सारे लाइन आइटम्स, हल्का सा इसको ऐसा करो, हल्का सा। आइटम्स अफेक्टिंग एसओसीआई, ये सारे आइटम्स पढ़े। आइटम्स अफेक्टिंग एसओएफबी, ये सारे आइटम्स पढ़े हैं। हेड उठाते जाओगे, इंक्रीज डिक्रीज वैसे हमने निकाल लिया है, तो 10 नंबर ऐसे 10 मिनट भी ना लगे आपकी झोली में आगे, ठीक है। तो कोई इतना पुराना सवाल भी नहीं है, अच्छा सवाल समझा जाता है। ये कौन सी अटेम्प्ट में आया था, ये 16 में, ठीक है। ओके जी, चले यार। ये किसने मिटाया है यार, तुम वाकई बड़े अक्लमंद हो गए हो, ठीक है। अब मुझे इससे अंदाजा हो गया कि नोट इधर अच्छी खासी जगह है, जबरदस्त, ठीक है। कुछ और भी छोड़ देते ऊपर हेडिंग शेडिंग। अच्छा, आम खा के आए, केड़ा मौसम है आम खान का, मैंगो आम खाए हैं इसमें जी। पास पेपर 2 पार्ट ए ये करने लगा हूं मैं। चांद पेंट्स लिमिटेड भी है, चलें जी। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2000। नंबर बता दो कोई नोट का, आज मेरी मर्जी का 12, 2, 10, 3, 2, 3 इकट्ठे नाम आ गए 12 जी। तो पॉलिसी चेंज है या एरर करेक्शन है, तो करेक्शन ऑफ एरर लिखते हैं या एरर करेक्शन, करेक्शन। जो उसने लिखा हो वही लिख देते होते हैं, जान छुड़ाई हुई है हमने, ठीक है। तो एरर करेक्शन नोट उसने कहा था बना दे, ठीक है। अच्छा जी, ये अंग्रेजी थोड़ी सी मार लेते हैं ऊपर वाली, ठीक है। ये देखो, ऑन 1 April 16, on 1 April 16 it was discovered, ये मैंने सारा लिख दिया क्योंकि ये कॉपी पेस्ट करना होता है ना। It was discovered that certain errors have been made in financial statement for the year 30 June 15, ठीक है। ओके, अगली बात लिखो या ना लिखो कोई मसला, लिख दो करेक्टेड इन 16 और फिर द इफेक्ट ऑफ करेक्शन इज एज फॉलोज। नहीं भी लिखोगे तो जब आगे लिख दिया तो मतलब करेक्ट किया तो उसका इफेक्ट है ना, ठीक है। तो ये सारी लाइन कॉपी पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है जी, द इफेक्ट, अपनी लाइन लिखनी है आप, द इफेक्ट ऑफ दिस करेक्शन, द इफेक्ट ऑफ दिस करेक्शन ऑन रेलेवेंट line items of financial statements is as follows. अब प्रायर ईयर एरर की करेक्शन है तो आइटम्स अफेक्टिंग SOCI जी। तो प्रायर ईयर एरर करेक्शन है तो 16 को प्रेजेंट नहीं करें, ठीक है। वैसे भी 16 में कोई गलती है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, तो 30 जून 2015 आ जाएगा, 16 नहीं, क्योंकि 16 में खड़े हैं और करेक्शन एरर करेक्शन का नोट है, ठीक है। चलो जी, आप मुफ्त के नंबर कमाना शुरू करें। सेल्स टैक्स कमीशन एंड डिस्काउंट एक्सपेंस होता है, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है जी, 330 का इंक्रीज बेटा, इंक्रीज। तो इंक्रीज इन क्या क्या लिखा हुआ है, सेल्स टैक्स कमीशन एक्सेट्रा एक्सपेंस, ठीक है। एक्सपेंस मैंने आपके समझाने के लिए लिखा, वरना लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि प्रॉफिट पे फिर एक्सपेंस को देखेंगे ना, बढ़ रहा है कम, इजी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट नहीं, ये तो लिखवा दो, कितने से 330, ठीक है। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ सेल, ये भी एक एक्सपेंस ही है, 27 से कम हो रहा है, तो डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ सेल्स, कितने से 27 से। नंबर है आसान, ठीक है। इतनी प्रैक्टिस कर लिए कि ये तो अब ऐसे लग रहा है ये कोई सवाल नहीं, लेकिन स्टार्ट में यही सवाल करते तो शायद समझ ही ना आ रही होती, ठीक है। नेक्स्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 194 से बढ़ रहे हैं तो इंक्रीज इन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस
ये भी एक्सपेंस है 194। नेक्स्ट एडमिन एक्सपेंसेस 105 से प्लस बढ़ रहे हैं, तो इंक्रीज इन, बड़ा दिल कर रहा है किसी वक्त आप शुरू कर लें ये टर्म टेस्ट की रिवीजन, मतलब डिस्कशन, लेकिन आइए सेठ ने थोड़ा मौका नहीं तो दिया, कर देते हैं। चलो ऐसा कर लूँ, मैं कोई रिकॉर्डिंग कर लूँ कंप्यूटर पे और भेज दूँ, ऐसा कर लूँ, ऐसे मज़ा नहीं आता मुझे तो, ठीक है। अच्छा, इंक्रीज इन एडमिन एक्सपेंस, ठीक है, एक्स्ट्रा का भी सोच लेते हैं, ये सही मशवरा है। इंक्रीज इन, हाँ ना, तो उसकी रिकॉर्डिंग करा लूंगा, जो आ सकेगा एक ही रख लूंगा दोनों के लिए, टर्म टेस्ट की डिस्कशन के लिए, ठीक है ना। और जो आ सकेगा तो आ जाएगा, जो नहीं आएगा उनके लिए यूट्यूब पे अवेलेबल करा दूंगा, पोर्टल पे तो उनको मिल ही जाना है, ठीक है जी। एडमिन एक्सपेंसेस 105 से बढ़ रहे हैं, देख लेंगे, ठीक है, ये तरीका ही सही है, क्योंकि टॉपिक अब टाइम देता नहीं है, टॉपिक ही ऐसे चल रहे होते हैं, बंदा कहता है नहीं इस पे, तो जो भी टेस्ट हुआ करेगा ऐसे ही एक दिन आधा घंटा एक्स्ट्रा बुला लिए दोनों को इकट्ठा, और जो आ सकेंगे जो नहीं आ सकेंगे वो यूट्यूब पे देख लेंगे, ठीक है, ताकि डिस्कशन में देर ना हो। अच्छा जी, एडमिन के बाद अदर ऑपरेटिंग चार्जेस, मैं इनको अदर एक्सपेंसेस कह रहा हूं जरा आसानी के लिए, ठीक है, चार्जेस है ना, तो इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज, डिक्रीज इन अदर एक्सपेंस जी 48 से, ठीक है। उसके बाद अदर ऑपरेटिंग इनकम, अदर इनकम क्या देते हैं, इसमें भी डिक्रीज है, तो डिक्रीज इन अदर, हाँ ढेर 10 नंबर भी तो थे, अदर इनकम। आपको नजर नहीं आ रहा था कि इतने लाइन आइटम नजर आ रहे हैं, सारे के सारे लिखने पड़ेंगे। 48 को थोड़ा जी 82, ठीक है, खत्म नहीं, खत्म हो गया ना, यहाँ हेड्स तो खत्म हो गए, अब फरमाइशी प्रोग्राम करने का आज ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर लिखा हुआ है, लव्स कॉम्बी लिखते हैं, प्रॉफिट फॉर द ईयर। अच्छा जी, अब इसके लिए एक छोटी सी वर्किंग, ठीक है, वर्किंग 1 जी भाई, सारे के सारे तो अवेलेबल है, कैलकुलेटर उठा लो। एक्सपेंस बढ़ा, इंक्रीज, उससे प्रॉफिट कम, तो -330, ठीक है। फिर एक्सपेंस कम हुआ, कॉस्ट ऑफ सेल इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस कम हुआ तो प्रॉफिट बढ़ गया 27। फिर एक्सपेंस बढ़ा, इंक्रीज, तो प्रॉफिट कम 194 से। फिर एक्सपेंस बढ़ा, प्रॉफिट कम हो गया 105 से, एंड पे नजर ना आ रहा हो शायद, मैं बोल तो रहा हूं वैसे, ठीक है। फिर एक्सपेंस कम हुआ तो प्रॉफिट बढ़ गया 48 से। इनकम कम हुई तो प्रॉफिट कम होगा, रूल 1 पे हंसने वालों, रूल 1 देखो कहां पे नहीं लग रहा, ठीक है जी। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर माइनस में आया, चलो ये एक दफा लिख देता हूं आज, -636। ये माइनस आने का मतलब है इन नेट में डिक्रीज आया, क्योंकि हम प्रॉफिट का इंपैक्ट ले रहे थे ना यहाँ पे, ठीक है। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर डिक्रीज हो गया 636, ठीक है। अब इधर देखो, ये वर्किंग 1 में जो आपने काम किया है, मेरे ख्याल से इसके करने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। इधर देखो, ये इन सब वाला गलतियों वाले साल वाला प्रॉफिट है, और ये गलतियां सही होने के बाद वाला प्रॉफिट है। जरा इनको जरा डिफरेंस दो, मैंने जान के इसलिए नहीं लिखा था ताकि प्रैक्टिस करवा सकूं, ठीक है। आओ जी, 636 से प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया, तो मेरे ख्याल में तो ये काम नहीं करना चाहिए था इस सवाल में, लेकिन इस तरह से करना पड़ तो सकता है, तो इसलिए सिखा दिया, लेकिन ये काम इस सवाल में करने की शायद जरूरत नहीं थी, ओके, लेकिन सीख भी लिया हमने साथ साथ। आगे चले जी, नेक्स्ट है जी आइटम्स अफेक्टिंग SOFP। ये 16 तो वैसे ही नहीं बनाना, करेक्शन ऑफ एरर का नोट है, हाँ 15 आएगा और 14 आएगा। वो अलग बात है कि 14 का कोई डाटा गिवन ही नहीं है, लेकिन अपना उसूल तो याद रखना, पर्चे में मत लिखना, लेकिन मैं अभी तो लिखता हूं, आप प्रैक्टिस में भी लिखते रहा करो, ताकि ये याद रहे कि अगर डाटा होता तो ये पहले से 3 साल की बनाते हैं, तो नोट में सिर्फ करंट ईयर छोड़ के अगले 2 साल दिखाने होते हैं, ठीक है जी। बैलेंस शीट आइटम्स में ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स 412 से कम हो गए, तो ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स जी बोले 112 से, अच्छा ये लिखा ही नहीं, डिक्रीज इन ट्रेड एंड अदर पेबल्स रिसीवेबल्स, ओके, अगला पेबल। नेक्स्ट ट्रेड एंड अदर पेबल्स में 224 का इंक्रीज है, तो इंक्रीज इन ट्रेड एंड अदर पेबल्स
224। उसके बाद फरमाइशी प्रोग्राम है रिटेन्ड अर्निंग्स। जी हाँ, लायबिलिटी भी है, पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। तो वर्किंग नंबर 2 करेंगे जिसमें इक्विटी निकालते हैं हम। इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। अब ऊपर देखो, यहां पे ये लिखा हुआ है एसेट कम हुआ है -412। बड़े ध्यान से देखना, पहली बार लायबिलिटी आ रही है और माइनस लायबिलिटी होती है ना, माइनस लायबिलिटी होती है, तो माइनस प्लस 224, ये समझ आया? एसेट माइनस लायबिलिटी होता है, तो एसेट कम हो रहा था -412, माइनस लायबिलिटी को करते हैं, और लायबिलिटी अगर माइनस ही हो रही होती तो माइनस माइनस प्लस हो जाते, लेकिन मैंने इसीलिए इसको ब्रैकेट में लिख दिया। अब इजी हो गया, ये समझ आ रहा है? ये समझ आ रहा है ना? ठीक है, तो एसेट कम हुआ, माइनस लायबिलिटी कहते हैं ना, तो लायबिलिटी बढ़ रही थी तो प्लस 224, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? इतनी मैथमेटिक्स तो आती होगी शायद। ठीक है, तो आज क्या आ गया जी आंसर? -636। ठीक है जी, यानी कि वो प्रॉफिट का इंपैक्ट यहां से रिटेन्ड अर्निंग्स पे, रिटेन्ड अर्निंग 636 से कम हो गई, डिक्रीज इन रिटेन्ड। ठीक है, कैसा रहा? अब इलीगल 2 मिनट के अंदर चेंज इन इक्विटी बनानी है। आ जाओ, पिक्चर वहां पे लेने देना भाई बकर भाई, हाइब्रिड वालों पिक्चर ले लो, क्योंकि अभी ये इधर आ जाएगा कैमरा, देख लो उनको, देख लो, जब पिक्चर ले रहे हैं तो फिर इधर लाइएगा। ले रहे हैं ना, पिक्चर नजर आ रहे हैं? अच्छा जी, रिक्वायरमेंट 2 के लिए अब सिर्फ आगे थोड़ा सा डाटा गिवन है। एक तो उसने शेयर कैपिटल, पढ़ रहे हैं ना सारे, आगे पढ़ लें, ऑनलाइन वाले भी पढ़ रहे हैं जी। ऊपर वाला सारा काम कर लिया हमने, अब आगे कहता है शेयर कैपिटल और अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट यानी रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंस यकम जुलाई 14 पे 10,400 और 19,089 के 99 होता है, जो भी कहो, 89 कहते हैं वैसे इसको। अच्छा 89। सुनो, अब ये यकम जुलाई 14 का बैलेंस है, हम खड़े हैं इस वक्त 16 में, हमने 16 और 15 की चेंज इन इक्विटी बनानी है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट होता है 14 की क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग, जो कि 15 की ओपनिंग बनती है, वही गिवन है। यकम जुलाई, देखो ये देखो, 30 जून 2016 की चेंज इन इक्विटी बनानी है, तो क्योंकि 16 और 15 की चेंज इन इक्विटी बनानी है और 14 की बोलती है, ओपनिंग एक बार आएगा, ओपनिंग क्लोजिंग, 30 जून 16 क्लोजिंग पे, ये 15 और ये यकम जुलाई 14, तो यकम जुलाई 14 की ही रिटेन्ड अर्निंग्स वगैरह हमें गिवन थी। इतना आसान सवाल। फिर 15 का प्रॉफिट 15 के साल में, 16 का प्रॉफिट 16 के साल में। ठीक है, अब इधर देखो प्लीज प्लीज। अच्छा, शेयर कैपिटल ओपनिंग कितना है जी? 10,400 और रिटेन्ड अर्निंग्स ओपनिंग है, ठीक है जी। टोटल कॉलम उसने नहीं कहा कि मत बनाना, इसलिए बनाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ये ओपनिंग आ गई जी। अब और क्या है? अब और ये है कि सही वाला प्रॉफिट यहां पे लिख देते हैं, सही वाला प्रॉफिट। 15 का सही वाला प्रॉफिट कौन सा है? 4359? नहीं, सही वाला प्रॉफिट है 37, तो यही उठा के लिख लो बस। जब सही प्रॉफिट गिवन है, पागलों की तरह 4359 को गलत लिख के फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस नहीं करते रहना। हाँ, प्रैक्टिस करनी हो तो बेशक कर लेना, लेकिन अल्टीमेटली पहुंचोगे वहीं पे। ठीक है, तो 3723 15 का प्रॉफिट सही वाला 3723, लेकिन साथ ही आपको मजबूरन इसके साथ अब क्या लिखना पड़ेगा? रीस्टेटेड, क्योंकि ये तो पुराने वाला नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट। अगले साल में 16 वाले साल का प्रॉफिट, वो तो पहले ही सही है, उसमें कोई गलती थी नहीं, 4089, यही है ना? तो ये 4089 यहां पर ले लो, जो नंबर मिलते हैं वो तो लो, 4089। ठीक है, ओके, इसके साथ रीस्टेटेड भी नहीं लिखना। अब रह गया सिर्फ डिविडेंड्स। 2016 में खड़े हैं, 15 और 16 की रिटेन्ड अर्निंग्स बना रहे हैं। ऐसे कहता था आपको 16 और 15 ये दोनों साल लिख लो। अब इसमें क्या कुछ, 15 में क्या आ सकता है? फाइनल 14, इंटरिम 15, ठीक है, और 16 में क्या आ सकता है? फाइनल ऑफ 15 और इंटरिम ऑफ 16। नंबर 1 2 3 4, 1 और 2 आएंगे हमारे पहले साल में, 3 और 4 दूसरे में। अब एक तो कैश डिविडेंड है, ये तो सुकून हो गया, सारा कैश है। ठीक है, अब 15 का इंटरिम, 15 का इंटरिम जी, नंबर 2 ये आएगा, पहले साल में आएगा। ठीक है, फिर 16 का इंटरिम, 16 का इंटरिम नंबर 4 है, ये भी आएगा। डन हो गया। अब फाइनल की बात करते हैं। 15 का फाइनल,
जी बिल्कुल 16 में आ रहा है नंबर 3 पर। 16 का फाइनल, ये कंफ्यूज कर रहा है आपको, ये जान के दिया इसने आपको, ठीक है, ताकि आप इसको भी ले जाएं। अब पहले साल में एक डिविडेंड है, ये नंबर 2 वाला, ठीक है, और दूसरे साल में 2 है, ठीक है, तो फटाफट इनको भी लिख लेते हैं जी। इंटरिम डिविडेंड है और कैश है, तो इंटरिम डिविडेंड ऑफ, जाहिर सी बात है 15 ही होगा, और कैश है, और 10,400 के ऊपर लगेगा 5% है, बोलो 5% ही है ना जी। कितना? 530। एंट्री बोलो, एंट्री रिटेन्ड 530 या 20? 520 से रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। चलो शेयर कैपिटल का टोटल मैं कर देता हूं, कुछ तो मुझे भी करना चाहिए जी। रिटेन्ड अर्निंग्स का टोटल बताएं जी। 222 सही से बताना, 22292, ठीक है, 22,292। नेक्स्ट साल में ये 2 डिविडेंड आ रहे हैं, एक फाइनल है 10%, फिर इंटरिम है 10%, दोनों ही कैश हैं, सुकून। तो फाइनल ऑफ 15 आया 16 में, कैश ही है ये भी, 10,400 का 10%, और अगला भी यही है, इंटरिम ऑफ 16 भी कैश ही है, और शेयर कैपिटल भी नहीं। इतना आसान सवाल था ये जी, सिर्फ फर्क इतना पड़ा है कि वो रीस्टेटेड और उसकी वजह से ये भी रीस्टेटेड, बस इतना सा फर्क है, ठीक है ना। ओके, अच्छा जी, बोलो भाई कितना है? 10 रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। शेयर कैपिटल का टोटल मैंने फिर कर दिया आपको, क्या याद करेंगे? 2430। बड़ी मेहरबानी जी। जी बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है, ये पार्ट बी भी हमने कर लिया, ठीक है, ठीक है जी। तो होमवर्क में करके आएंगे आप पास पेपर 1, उसके बाद कोई और तो नहीं रहता? हाँ, पास पेपर 1 और आज वाला काम रिवाइज कीजिएगा। जिंदगी ये तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज।